ये सॉइल जो होता है हमारे इस पूरे क्रस्ट के ऊपर जो एक थिन लेयर है, टॉप लेयर इसका, वही सॉइल है ना। तो यहाँ पर दो चीजों से मिलकर ये सॉइल बनता है। एक है हमारे लिए ऑर्गेनिक मैटर और दूसरा है हमारे लिए मिनरल मैटर। अब तुम समझना इस चीज को कि सॉइल कैसे बन रहा है। यार यहाँ पर इसके अंदर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होंगे, कुछ बालू जैसा, सैंड जैसा भी कुछ होगा। मिनरल्स निकलते हैं, वो भी उस मिट्टी में ही मिल जाते हैं। हम लोग सुनते नहीं भैया मिट्टी में आए थे मिट्टी में मिल गए। इसी के दम पर हम बोल सकते हैं कि कैसे हमारा सॉइल हमारे प्लांट्स के ग्रोथ के लिए जो भी न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है वो प्रोवाइड करता है। और इसीलिए तो जब ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, है ना। यही तो है हमारे लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। सारे पत्तियां टूटने के बाद, जानवर के शरीर सड़ने के बाद, एक्सक्रीटा, ये सब के सब टॉप लेयर्स वही पाए जाएंगे। हाँ, उसके बाद पर्कुलेट होकर अंदर चले गए तो बात अलग है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस एनसीईआरटी के सेकेंड लास्ट चैप्टर में। हाँ, मैं फिर से इसको बोल देता हूँ, सेकेंड लास्ट चैप्टर में मैं आपका फिर से स्वागत कर रहा हूँ। और यहाँ पर हम लोग इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, और फिलहाल इस चैप्टर के बाद जो एक चैप्टर आता है वो तो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो फिलहाल अगर आप देखा जाए तो इंडियन ज्योग्राफी का ये आखिरी चैप्टर भी हो सकता है ना। ये बात की बड़ी खुशी मना सकते हो आप लोग कि इंडियन ज्योग्राफी के आसपास के रीजन्स में हम लोग ये लास्ट चैप्टर देख रहे हैं। बस बड़ा ही सिंपल सा है। तो हम लोग समझते हैं कि ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी के अंदर में ये छठवां चैप्टर हमारे लिए किसके ऊपर है। हम लोग समझते हैं जो हमारा छठवां चैप्टर है ये हमारा प्यारा सॉइल के बारे में है। सॉरी, ये हमारे लिए सॉइल्स इन इंडिया के बारे में है। सॉइल्स इन इंडिया, सॉइल्स इन इंडिया बहुत ही शानदार चैप्टर है। बहुत ही हम लोग बोलते हैं ना कि एकदम मिट्टी से जुड़ी हुई बातें आज हम करेंगे, है ना। बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई बातें करेंगे आज हम लोग। बट एनी हाउ हम लोग समझेंगे उससे पहले कि ये सॉइल वगैरह क्या होता है। और बड़ी डिटेल से हम लोग टोटल यहाँ पर ऐसे 7 टाइप्स ऑफ सॉइल्स हमने आज डिस्कस करने हैं और इसी के बेसिस पर हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें करते रहेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आपसे बस ये, आपको कोई भी डाउट वाउट आता है तो यार आ जाना, यहाँ पर कोई पंगा नहीं है ना। आराम से बेझिझक आ सकते हो। और दूसरी बात ये कि अगर आपको हमारा कोई पेड प्रोग्राम देखना है और अगर इस पूरे क्लासरूम की आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको वैसे तो यहाँ मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में और लिंक मिल जाएगी। और आप नहीं तो पीडब्ल्यू ऐप पर जाके आप फ्री एनसीईआरटी बैच, ये जो लिखा है फ्री बैच के नाम पर भी आप एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको पेड प्रोग्राम्स लेने तो हमारा प्रारंभ ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है बहुत ही शानदार तरीके से। आप इसको एक बार देख सकते हैं फ्री कोर्सेज के फॉर्म में। तो थैंक यू नहीं भाई, यहीं से क्लास स्टार्ट होगा, है ना। हमारा पहला टॉपिक आज का स्टार्ट होने जा रहा है और इस पहले टॉपिक में हम बात करने वाले हैं सॉइल्स के बारे में। बहुत ही सिंपल, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो हमारा सिंपल सॉइल, हम लोग जो इसको लिखते हैं कि भाई ये हमारा ये सॉइल क्या है, ये सॉइल कैसे बताओगे? ये सॉइल का मतलब क्या हो सकता है तुम्हारे हिसाब से? बड़ा ही सिंपल सा है। ये सॉइल जो होता है हमारे इस पूरे क्रस्ट के ऊपर जो एक थिन लेयर है, टॉप लेयर इसका, वही सॉइल है ना, वही सॉइल है। इसमें हम लोग बोलते हैं कि जो हमारे अर्थ का क्रस्ट, हम लोग बोले अर्थ में क्रस्ट, मेंटल कोर, तो क्रस्ट का जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है उस टॉप मोस्ट थिन पतले से लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल का नाम देते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सॉइल क्या है? दिस इज द थिन top layer of earth's crust which contains अब यहां से दो चीजें आती हैं हमारे पास में। ये दो चीजें इन सॉइल में होनी चाहिए। पहला चीज जो है वो है हमारे लिए ऑर्गेनिक मैटर। अभी मैं समझाता हूं कि क्या मतलब है इसका। ऑर्गेनिक मैटर, और दूसरा है यहां पर मिनरल रिसोर्सेस, मिनरल मटेरियल्स, मिनरल रिसोर्सेस। तो यहां पर दो चीजों से मिलकर यह सॉइल बनता है। एक है हमारे लिए ऑर्गेनिक मैटर और दूसरा है हमारे लिए मिनरल मैटर्स। अब तुम समझना इस चीज को कि सॉइल कैसे बन रहा है। तो जैसे सॉइल के बारे में अगर हम लोग समझेंगे तो देखो, तुम जब भी किसी भी अपने घर के आजू बाजू में जाओगे और सॉइल को उठा के देखोगे, तुम जब भी उस सॉइल को लेके आओगे तो उसमें से ना तुम उस सॉइल को, पहले तो कई सारे टाइप्स ऑफ सॉइल्स के भी हम डिस्कशन करेंगे, बट इन जनरल की अगर हम बात करते हैं, तुम अगर एक सूखी मिट्टी उठाते हो तो तुमको क्या दिखेगा? यार यहाँ पर इसके अंदर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होंगे, कुछ बालू जैसा, सैंड जैसा भी कुछ होगा। लेकिन इसके साथ साथ तुम देखोगे तो कई बार ये पेड़ों की पत्तियां जो है वो भी टूट के नीचे उसमें मिक्स हो जाती होंगी। कई बार तुम देखते होगे जो भी जानवरों की डेथ हो जाती है, उन जानवरों के डिकम्पोजिशन के बाद जो भी उनके शरीर से मिनरल्स निकलते हैं वो भी उस मिट्टी में ही मिल जाते हैं। हम लोग सुनते नहीं भैया मिट्टी में आए थे मिट्टी में मिल गए।
तो ये वही वाली बात है कि जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है ना, ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट फ्रॉम द प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, इन सभी के जो अवशेष हैं, शरीर के अवशेष जो हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, ये वेस्ट मटेरियल्स भी जाके एक्चुअल में सॉइल में ही जाके मिलते हैं। अब तुम खुद सोचो, अगर मैं यूँ बोलूँ कि जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये ऑर्गेनिक मैटर हम लोग को कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो हम लोग बोलते हैं यार देखो ये ऑर्गेनिक मैटर ना तुमको टॉप मोस्ट पोजीशन पर देखने को मिलेगा, टॉप मोस्ट लेयर पर देखने को मिलेगा। ये बात सही है क्या, बताओ। अच्छा, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं भैया तुम 4 किलोमीटर अंदर जाओगे तब तुमको ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा? अरे ऑर्गेनिक मैटर तो वहां मिलेगा ना जहां पर जीव जंतु होते हैं। तो जीव जंतु होने के लिए भाई साहब तुम्हारे पास वो लेयर तो होना चाहिए ना। सारे के सारे पेड़ पौधे अपनी पत्तियां, स्टेम्स, सूखी स्टेम्स, पत्तियां, ये सब कहां पर नीचे गिराएंगे? ऑब्वियस सी बात है ना कि ये सब सरफेस पर ही तो गिराएंगे। जब भी कोई जानवर की डेथ होगी तो उसका जो अवशेष है शरीर का वो मिट्टी में मिलने के लिए सरफेस पर ही तो आएगा। तो मतलब क्या है कि ये तो टॉप मोस्ट लेयर, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, सरफेस पर मिलने वाली चीज है। तो हम बोलते हैं कि सॉइल का एक मेजर कंपोनेंट ऑर्गेनिक मैटर है जो कि इसके टॉप मोस्ट लेयर या सरफेस पर मिलता है। और दूसरा मिनरल कहां से आता है भाई? मिनरल कहां से आता है इसमें? देखो सॉइल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है जिसको हम लोग बोलते हैं मिनरल, और ये आता है तुम्हारे रॉक सिस्टम से। वही रॉक सिस्टम जिससे कि पूरा का पूरा क्रस्ट बना होगा, रॉक सिस्टम फ्रॉम द क्रस्ट। अब हमें भी पता है कि हमारा जो क्रस्ट है वो कई बार अलग अलग प्रकार के रॉक से देखने को मिलता है। कई बार ये मेटामॉर्फिक रॉक हो सकता है, कई बार ये सेडिमेंट्री रॉक्स हो सकता है, कई बार ये इग्नियस रॉक हो सकता है। बट कैसा भी हो, जैसा भी होगा, इसी के क्रस्ट वाले पार्ट को ही हम धीरे धीरे उसके ऊपर चलते उसको चूर चूर कर देते हैं। और चूर चूर करते ऐसा हो जाता है कि वो बिल्कुल ही बराबर, बिल्कुल पाउडरी नेचर का हो जाता है ना। कभी सैंड नेचर का, मतलब अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि एकदम गीली मिट्टी भी होती है, सूखी मिट्टी भी होती है, बालू वाली मिट्टी भी होती है, कई सारे प्रकार की मिट्टियां हैं, लेकिन ये सभी के सभी सॉइल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये सब के सब अपने पैरेंटल रॉक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ये कहां से आया है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा पैरेंटल रॉक। तो ये बेसिकली पैरेंटल रॉक सिस्टम से ही निकला हुआ है। अब यही पैरेंटल रॉक कुछ छोटे छोटे पत्थरों में टूटा होगा, पहले थोड़े बड़े बड़े पत्थरों में टूटा होगा, फिर ये इनके बड़ी बड़ी चट्टाने पत्थरों में टूटने के बाद धीरे धीरे और पिसे होंगे तो छोटे छोटे कंकड़ में बदल गए होंगे, फिर यही कंकड़ जो है तो धीरे धीरे पिसते एकदम सॉइल के फॉर्म में आ गया होगा। तो एनी हाउ सॉइल में एक्चुअल में देखा जाए तो ये दो चीजें बड़ी ध्यान से हमें देखने को मिलती है, ऑर्गेनिक मैटर और हमारा मिनरल्स। आई होप दिस इज वेरी गुड टू नो दीज थिंग्स। और एक बात तुम खुद सोच सकते हो कि ऑर्गेनिक मैटर जैसे टॉप मोस्ट लेयर का फिनोमेना है, वैसे ही मिनरल का कंपोनेंट जो है ये हमें कब दिखेगा भाई? ये हमें दिखेगा जब हम लोग डेप्थ में जाएंगे, या फिर हम यूं भी बोल सकते हैं कि अगर हम लोग सॉइल में जैसे जैसे डेप्थ को अचीव करते जाएं, है ना, डेप्थ को जैसे जैसे बढ़ाते जाएं, मतलब जितना डीपर हम जा रहे हैं, हमारा जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो बढ़ेगा या घटेगा? ऑर्गेनिक मैटर, बताओ भाई, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा या घटेगा? भैया कम होगा, क्योंकि सरफेस से दूर जाते जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे डेप्थ में हम पहुंचते जाएंगे, जो हमारे मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उनका लेवल तो बढ़ता जाएगा भाई, बढ़ता जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बातें है ना, ये तो एकदम सिंपल सी बातें हैं। मतलब ये तो आप अपने लाइफ में इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। इसमें हमने अभी तक कुछ ज्योग्राफी का पढ़ा नहीं है, ये तो बहुत ही कॉमन सी बातें हमने की हैं। ज्योग्राफी तो अभी थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे। देखो एक शब्द होता है, मैं तुम्हें समझाना चाहूँगा। एक शब्द होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा पेडालॉजी। पेडोलॉजी का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? पेडोलॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी मतलब कि आप सबको पता है कि लॉजी कहीं पर भी आता है तो वो स्टडी बन जाता है, और कहीं पर भी शब्द पेडा या पेड आता है तो इसका मतलब समझ लेना कि ये सॉइल से रिलेशन है। तो स्टडी ऑफ सॉइल आज हम लोग यही करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली क्या है? पेडोलॉजी। हम लोग सॉइल्स की स्टडी करने जा रहे हैं आज के इस पूरे चैप्टर में, और बेसिकली हम लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे इंडियन सॉइल्स के ऊपर, क्योंकि देखो आपके एनसीईआरटी में और भी सॉइल्स के बड़े खतरनाक से नाम लिखे हुए हैं, हमें उन पर नहीं जाना। क्यों? क्योंकि दे आर द वेस्टर्न क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। हम कभी कभार कंपेयर करते हैं, ऑप्शनल वाले बच्चे उसको पढ़ लेते हैं, बट हमारे जीएस पर्सपेक्टिव से हम वही सॉइल्स पढ़ेंगे जो 7 टाइप्स के आपके इस किताब में यहाँ पर मेंशन है। कुछ बातें मैं एक्स्ट्रा भी बताऊंगा उन सभी चीज़ों के लिए, कुछ चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी से भी बियॉन्ड है। अच्छा, एक चीज़ मैं और यहीं पर लिखना चाहूँगा, एक और टर्म होता है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? पेडोजेनेसिस।
पेडोजेनेसिस। ये पेडोजेनेसिस क्या है, कोई बता सकता है? देखो, जब भी वर्ड जेनेसिस आता है, जेनेसिस ऑलवेज सिंबलाइज द ओरिजिन ऑफ समथिंग, और पेड का मतलब क्या है भाई, सॉइल के बारे में बात किया, तो हम यहां पर बोल सकते हैं ना ओरिजिन या फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की बात कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, फॉर्मेशन का मतलब ही ये है कि कहां से ये ओरिजिनेट हुआ होगा, है ना, ओरिजिनेशन ऑफ सॉइल या फिर ओरिजिन ऑफ सॉइल। हम इस बेसिस पर क्या बात कर सकते हैं, सॉइल के बारे में जरा हम लोग देख सकते हैं। अब यहां पर मैं आपसे कुछ बहुत ही बेसिक सवाल पूछना चाहूंगा, जो कि आप मुझे आंसर करना, अभी अपने मन ही मन में बैठे हुए आंसर करना, कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि बेटा चलो अच्छा, तुम्हारे हिसाब से ये सॉइल के अलग अलग टाइप्स क्या हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल। और अभी मैं ध्यान रखना कि मैं तुमसे कोई भी खतरनाक बातें नहीं पूछ रहा हूं कि मेरे को जानना है एल्यूवियल सॉइल क्या है, लेटराइट सॉइल क्या है, पीट सॉइल क्या है, या फिर क्लेई सॉइल क्या होता है। ये सब मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुमसे बड़ा ही सिंपल तरीके से पूछना चाहता हूं। सबसे पहले तुम बताओ कि तुमने जब टाइप्स ऑफ सॉइल देखा होगा तो तुमने क्या सॉइल के अलग अलग कलर देखे हैं, क्या अलग अलग कलर्स देखे हैं क्या? हम लिखते हैं कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स। जरा हम यहां पर डिफाइन कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स। अब आज तक तुमने मिट्टियों के कई सारे रंग देखे होंगे, है ना, मिट्टियों के कई सारे रंग देखे होंगे। कौन कौन से रंग देखे, जरा मुझे बता दो फटाफट से। तुम बोल सकते हो कि सर हमने देखे हैं सर येलो कलर, बिल्कुल सही बात है भाई। पीले रंग की मिट्टी देखी है, हमने देखे हैं सर रेड कलर की भी मिट्टी, हमने सर ऐश ग्रे कलर की भी मिट्टी देखी है, हमने तो सर ब्लैक कलर की भी मिट्टी देखी है, हमने तो कई बार ब्राउन कलर की भी मिट्टी देखी है। तो तुम समझ पा रहे हो क्या कि ये येलो, रेड, ऐश ग्रे, ब्लैक या फिर ब्राउन कलर, ये सारे के सारे जितने भी तुम देख रहे हो, ये सब अलग अलग कलर्स हो सकते हैं हमारे मिट्टियों के, है ना। इसमें तो कोई डाउट, कोई भी दिक्कत समस्या आनी नहीं चाहिए। तो दीज आर फ्यू थिंग्स फ्रॉम विच वी कैन डिफरेंशिएट कि हाँ भाई ये तो अलग अलग कलर के पाए जाते हैं। चलो हम और कोई बेसिस ले लेते हैं, हम ना टेक्सचर का बेसिस लेते हैं। टेक्सचर का हम लोग लिखते हैं यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब क्या है बेटा? टेक्सचर का मतलब है कि अगर तुम उन मिट्टियों को हाथ से उठाकर छू के देखते हो तो छू के देखने में कैसा लगता है, क्या तुम्हें दरदरा जैसा महसूस होता है, या फिर तुम मिट्टी उठाते हो और मिट्टी एक मुट्ठी ऐसे तुम मिट्टी उठाते हो और जैसे ही तुम ऐसे ऐसे करते हो वो अपने आप ही नीचे की तरफ सारी की सारी मिट्टियां गिर जाती हैं, या फिर तुमने एक बार ऐसे मिट्टी उठाया और सारी की सारी हाथ में चिपक गई, स्टिकी होती हैं काफी ज्यादा। तो ऐसी कई प्रकार के टेक्सचर्स हो सकते हैं, है ना, जहां पर हम लोग लिखते हैं, मान लो कि हम एक टेक्सचर की बात करते हैं और इस टेक्सचर का नाम हम लोग लिखते हैं सैंडी सॉइल। तुम इस चीज को हमेशा बोलोगे कि नहीं कि सैंडी सॉइल सर जब भी हम देखेंगे तो हमें एक बात का पता चलेगा कि सर उसमें ना थोड़े जो ग्रेन्स होंगे, उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं वो थोड़े बड़े होंगे सर, है कि नहीं? है बालू के जैसा। सैंडी सॉइल जो है उसमें रेत का कंपोनेंट बहुत ज्यादा होगा, तो हम यहां पर लिखते हैं कि इट वुड डेफिनेटली हैव बिगर ग्रेन साइज। ये लिख सकते हैं क्या? बिगर ग्रेन साइज लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, इसी के जस्ट ऑपोजिट, सैंडी सॉइल के जस्ट ऑपोजिट हमें एक और सॉइल मिलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? क्लेई सॉइल बोल सकते हैं। हमें यहां पर क्या मिल सकता है भाई? क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल के पास बहुत ही ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स। मतलब कि अगर मैं तुमसे सैंडी सॉइल के लिए बोलूं कि बेटा मुझे इस सॉइल का एक कण देना जरा, तो तुम वहां से एक बालू की छोटी सी कण निकाल के मुझे दे सकते हो कि सर ये देखो, ये है सैंडी नेचर का और ये है इसका एक कण। लेकिन जब भी मैं तुमसे बोलता हूँ क्लेई सॉइल, बेटा इसका एक पार्टिकल निकाल कर देना, तो तुम खोजते खोजते थक जाओगे। इट वुड बी सिमिलर टू द मैदा या आटा या मैदा जब भी तुम देखते हो तो तुम, अगर मैं उनसे उसमें बोलूं कि एक कण निकाल के आओ उसमें से, तो यू वोंट बी एबल टू फाइंड वन सिंगल पार्ट, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई देम। तो इसीलिए हम बोलते हैं क्लेई सॉइल के पास में फाइन पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा, अब यहां पर इन दोनों के मिक्सचर से बनता है एक और प्रकार का सॉइल जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा लोमी सॉइल। लोमी सॉइल का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें समझाता हूं कि अगर हम लोग बोलते हैं कि 50% सॉइल में सैंडी सॉइल हो, 50% सैंडी सॉइल, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम 50% सैंडी सॉइल ले लेते हैं और हम 50% क्लेई सॉइल ले लेते हैं, दोनों को मिला देते हैं।
क्लेई सॉइल ले लेते हैं, तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो रिजल्टेंट सॉइल कहलाएगा लोमी सॉइल। लोमी सॉइल में क्ले नेचर भी होता है और यहां पर तुम्हारा सैंड नेचर भी होता है। और इसी के अलावा टेक्सचर के फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो वी कैन हैव वन मोर टाइप ऑफ सॉइल जिसको हम लोग बोल सकते हैं सिल्टी सॉइल, है ना। इसको क्या बोलते हैं? सिल्टी सॉइल। सिल्टी सॉइल, सिल्टी सॉइल जहां पर सिल्ट्स प्रेजेंट है, सिल्ट प्रेजेंट है। अब तुम लोग कई बार जब गंगा के किनारे जाते होगे, गंगा नदी के किनारे जाते होगे या किसी नदी के किनारे जाते होगे, तो हम लोग बोलते हैं कि नदियां अपने साथ सिल्ट कैरी करती हैं, है ना। वो सिल्ट कैरी जब करते हैं, उन सिल्ट को अगर तुम उठा के देखोगे तो यू विल फाइंड कि उनका जो साइज है वो तुम्हारे सैंडी सॉइल के ग्रेन से थोड़ा छोटा है, लेकिन क्लेई सॉइल के ग्रेन से बड़ा भी है। तो हम बोलते हैं कि ऐसे सॉइल्स जो कि सैंडी सॉइल से छोटे ग्रेन्स हों और क्लेई सॉइल से थोड़े बड़े ग्रेन्स हों, उन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स को हम लोग सिल्टी सॉइल बोलते हैं या फिर सिल्ट बोलते हैं उनको हम लोग। तो यहां पर सिल्टी सॉइल का मतलब क्या है? सिल्टी सॉइल का मतलब है पार्टिकल्स ऑफ साइज, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं कि यहां पर पार्टिकल्स ऑफ साइज greater than clay soil but smaller than sandy soil। तो सोचो कि हमने कितना शानदार तरीके से बिना किसी ज्योग्राफी के कंपोनेंट को पढ़े हुए हमने सिर्फ अपने अनुभव के बेसिस पर हमने सॉइल्स की क्लासिफिकेशन भी कर डाली। अच्छा, सॉइल में अभी तुम्हें याद हो अगर, तो ये सारे के सारे सॉइल्स के जो भी हम पार्ट्स वगैरह बेटा पढ़ रहे हैं, दीज आर द मिनरल कंपोनेंट। यहां पर एक और बहुत ही शानदार कंपोनेंट हम लोग यहां पर देख सकते हैं और उस शानदार कंपोनेंट को हम लोग यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? ह्यूमस। सॉइल का एक बहुत ही शानदार हिस्सा जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस क्या है बेटा? ह्यूमस हमारे लिए डार्क ऑर्गेनिक मैटर। डार्क ऑर्गेनिक मैटर, ये क्या है? ऑर्गेनिक मैटर जैसा भी हमने बताया था कि पत्तियों को सड़ने के बाद या सूखने के बाद मिट्टी में मिल जाती हैं, या फिर स्टेम्स वगैरह सूखने के बाद डिकम्पोज, जानवरों के मरने के बाद उनका शरीर डिकम्पोज कर जा रहा है, ये सब क्या है? हमारे लिए ऑर्गेनिक मैटर है। और ये सब के सब हमारे सॉइल को क्या बनाते हैं? यहाँ पर डार्क बनाते हैं, डार्क बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई तुमसे पूछ लेता है कभी कि बेटा ये जो तुमने लिखा है इसका ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या होता है, तो तुम इसको धड़ल्ले से बताना अपना कि सर इसका मतलब हो सकता है ड्राइड लीव्स, इसका मतलब हो सकता है ड्राइड स्टेम्स, ड्राइड स्टेम्स, ड्राइड लीव्स। इसका और भी मतलब हो सकता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं ट्विग्स या फॉलन ट्विग्स लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स, इसमें ह्यूमन बींग्स भी आ जाएंगे भाई। या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसी में डिकम्पोज्ड बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डिकम्पोज्ड बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये भी सॉइल के एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट में शामिल हो सकते हैं, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। लेकिन यहां पर अगर तुम देखा जाए तो इन सभी से बहुत ही शानदार चीज भी हमें मिलती है ना। इन सभी से बहुत ही शानदार चीज भी हमें देखने को मिलती है। क्या क्या देखने को मिल रहा है भाई, जरा देखते हैं। यहां पर हम बोल रहे हैं कि हमें ना एक बहुत ही बढ़िया चीज देखने को मिलती है, और वो बढ़िया चीज क्या है? हम बोलते हैं कि इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, है ना। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स। भैया इसी के दम पर हम बोल सकते हैं, इसी के दम पर हम बोल सकते हैं कि कैसे हमारा सॉइल हमारे प्लांट्स के ग्रोथ के लिए जो भी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है वो प्रोवाइड करता है। तो कई सारे सॉइल्स के मिनरल्स भी वैसे तो थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, बट ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट थोड़ा और बढ़िया। अच्छा, इसके साथ साथ जहाँ पर ह्यूमस जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है ना। तो वाटर कैरिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी।
हम लिखते हैं वाटर कैरिंग कैपेसिटी। वाटर कैरिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ जाती है भाई। तो ये सब फायदे हैं ना, ऑर्गेनिक मैटर के कितने शानदार फायदे हैं कि ये वाटर होल्ड कर रहा है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है, और इसीलिए तो जब ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, है ना। यही तो है हमारे लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो यहां पर हमने कुछ टाइप्स की बात की, उसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की यहां पर, और इसके बेसिस पर हम जरा एक बार सॉइल प्रोफाइल को जरा पढ़ना चाहते हैं। अब ये सॉइल प्रोफाइल क्या होती है? देखो, तुमने अगर कभी भी अपने घर के आजू बाजू में, अपने घर के अंदर में मिट्टी को निकालते हुए कभी देखा होगा, तो एक लेयर के बाद मिट्टी जो है अपना नेचर बदल देती है ना। अपना नेचर बदल देती है, इसका मतलब क्या है यार? मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका टेक्सचर, उसका कलर, ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं। और जब ये बदल जाती हैं, इन्हीं को जरा हम लोग पढ़ना चाहते हैं, इनके अलग अलग लेयर्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर हम लोग बोलते हैं, हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ेंगे सॉइल के प्रोफाइल के बारे में। व्हाट वी हैव टू राइट इज सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल, अच्छा, सॉइल प्रोफाइल का मतलब क्या है? हम लोग सॉइल के वर्टिकल सेक्शंस करना चाहते हैं, वर्टिकल सेक्शंस करना चाहते हैं, और इन वर्टिकल सेक्शंस को अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक, अलग अलग ट्रेड्स के बेसिस पर डिफरेंशिएट भी करना चाहते हैं। तो हम लोग लिखते हैं कि वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल, इसको क्या, इसका मतलब क्या है? दीज आर द वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल with different characteristic। हम लिख सकते हैं इस बात को, ही पक्का लिख सकते हैं, बिना किसी दुविधा के लिख सकते हैं कि वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी को हम जरा पढ़ने की बात कर रहे हैं। अब यही अलग अलग लेयर्स में हमारे सामने आते हैं। यहां पर डिफरेंट, जब भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? हम बोल रहे हैं भाई देखो, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइक टेक्सचर, दे आर लाइक कलर, they are like composition, हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कॉम्पोजिशन तो सेम ही हो गया एक प्रकार से, टेक्सचर, कलर, कॉम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट्स, इन सबके बेसिस पर जरा हम लोग डिफाइन करने की बात करते हैं, है ना। सिमिलरली यहां पर हम लोग बोलते हैं वाटर कंटेंट कितना है, हम बोल सकते हैं इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट कितना है। मतलब हम यही बोल रहे हैं कि इन सभी के बेसिस पर अलग अलग लेयर्स में ना, अलग अलग वर्टिकल सेक्शंस में सॉइल अपना नेचर बदल देता है, और जब वो नेचर अपना बदलता है ना, उसी को जरा हम लोग यहाँ पर पढ़ने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा ही समझ लेते हैं, ऐसा ही समझ लेते हैं कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंट होराइजन्स ऑफ सॉइल, है ना। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि these layers exists in different horizons। इनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? होराइजन बोलते हैं, है ना। इनको हम लोग होराइजन बोलते हैं। अब ये होराइजन क्या होता है, इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं भाई। जो क्या है कि होराइजन के नाम पर देयर आर सर्टेन कैटेगरीज दैट वी हैव डिफाइंड। जैसे कि हमने डिफाइन किया है होराइजन ए, हमने डिफाइन किया है होराइजन बी, हमने डिफाइन किया है होराइजन सी। तो होराइजन ए, बी, सी, और इसके बाद हम लोग एक और होराइजन का डिफाइन करते हैं, लेकिन वो हम मानते हैं कि सॉइल का कंपोनेंट तो नहीं है इसको, लेकिन हम लोग लिखते हैं होराइजन आर। होराइजन आर, ये जो होराइजन आर है ये बेसिकली और कुछ नहीं बल्कि बेडरॉक है। अब ये बेडरॉक क्या होता है अभी थोड़ी देर में समझा देता हूं मैं। बेडरॉक को अभी के लिए आप इतना समझ लो कि यही मेन चट्टान है, यही तो क्रस्ट है जहां से ये सारा का सारा ऊपर का लेयर धीरे धीरे आया है। तो जब भी हम लोग यहां पर होराइजन ए की बात करते हैं, तो इस होराइजन ए को भी हम लोगों ने फर्दर कई सारे अलग अलग लेयर्स, वर्टिकल लेयर्स में डिफाइन करने की कोशिश की है।
इसमें सबसे पहले हमारे लिए आ सकता है होराइजन ओ। होराइजन ओ जो है ना, ये बेसिकली ओ डिनोट करता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स को। अब आपको मैंने पहले बता दिया भाई कि ये सारे के सारे ऑर्गेनिक मटेरियल सबसे ऊपर ही तो मिलेंगे, है ना। ये कौन सा अंदर घुस जाएंगे, सारे पत्तियां टूटने के बाद, जानवर की शरीर सड़ने के बाद, एक्सक्रीटा, ये सब के सब टॉप लेयर्स वही पाए जाएंगे। हाँ, अब उसके बाद परकुलेट होकर अंदर चले गए तो बात अलग है, लेकिन मेजरली पाए कहाँ जाते हैं, ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। फिर इसके बाद दूसरा जो होराइजन आता है वो जैसा हमने पहले भी लिखा है इसमें, होराइजन ए आता है। और होराइजन ए को ही हम लोग यहाँ का टॉप सॉइल बोलते हैं, है ना। ये क्या है भाई, टॉप सॉइल है। और इसके बाद जो है एक और होराइजन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं होराइजन ई। यहां पर जो होराइजन ई है हमारे लिए, उसको हम लोग बोलते हैं एल्यूविएटेड सॉइल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्यूविएटेड सॉइल। अब इसका मतलब क्या है अभी हम थोड़ी देर में ही समझ लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। एल्यूविएटेड सॉइल। यहां पर होराइजन बी की बात करते हैं हम जरा। होराइजन बी जो है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, सब सॉइल, है ना। इस होराइजन बी को हमने क्या नाम दे दिया, होराइजन बी को हमने नाम दे दिया, ये मोटा मोटा टॉप सॉइल है, ये मोटा मोटा सब सॉइल है। और जब भी हम होराइजन सी की बात करते हैं तो होराइजन सी, जो होराइजन आर है ना, इसके छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो होते हैं ये वहीं पर आता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पैरेंटल सॉइल या पैरेंटल रॉक बोलते हैं। अब ध्यान रहे कि आपके मन में कंफ्यूजन आ सकता है कि सर फिर बेड रॉक और पैरेंटल रॉक में अंतर क्या है, दोनों का अंतर क्या है। बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस मैं आपके सामने क्रिएट कर देता हूं। देखो, जो बेड रॉक होते हैं, दीज आर द मेजर रॉक्स, बड़े बड़े चट्टान, 5-5 किलोमीटर के, 10-10, 15-15, 50-50 किलोमीटर बड़े चट्टानें होती हैं ये सब। तो इन चट्टानों को हम बोलते हैं बेड रॉक। लेकिन अगर इन्हीं बेड रॉक से कुछ पत्थर छोटे छोटे टुकड़े में बट जाएं, जैसे कि 2-4 मीटर के बड़े बड़े टुकड़े पत्थर के हो जाएं, उनको हम लोग बोलते हैं पैरेंटल सॉइल। यही 2-4-5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर के जो ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इन्हीं को बाद में क्रश करते 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 हम इनके अलग अलग सॉइल्स के लेयर तक पहुंचते पहुंचते ये पूरा सॉइल का प्रोफाइल डिफाइन कर देते हैं। यही है सॉइल का प्रोफाइल, यही है सॉइल का प्रोफाइल। यहां पर हमेशा याद रखना, ये चाहे तो तुम लिख भी सकते हो कि जो बेडरॉक है, बेडरॉक, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉइल, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द सॉइल। कई सारे किताबों में वैसे इस बेडरॉक को भी सॉइल का पार्ट बताया गया है, बट अगेन वी कैन नॉट हैव दिस बिकॉज ये तो हमारे लिए क्रस्ट है, और क्रस्ट के ऊपर हमारे सारे के सारे सॉइल पार्टिकल्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। दैट इज वाई वी हैव इंक्लूडेड पैरेंटल रॉक्स इनटू द सॉइल, बट वी हैव नॉट इंक्लूडेड, और वी हैव रादर एक्सक्लूडेड होराइजन आर। यहां पर जरा इसी बात को हमें और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा तुम्हें। देखो, सबसे पहला जो हमारे लिए सिस्टम बनता है वो है ये हिस्सा। एक ऐसा हिस्सा है जहां पर हम लोग बोलते हैं कि भाई देखो, दीज आर द ऑर्गेनिक पार्ट, है ना। ये सारे यहां पर घास फूस उग रहे होंगे, है ना, घास फूस, कहीं पर पेड़ पौधे भी हमें दिखेंगे। तो ये सब जो है ये हमारे लिए ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे, है ना। ये सब हमारे लिए क्या बनाएंगे भाई, ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे। तो ये जो लेयर अभी तक हम देख रहे हैं, इस टॉप मोस्ट लेयर को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक होराइजन बोलते हैं, है ना। इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ऑर्गेनिक होराइजन। ऑर्गेनिक होराइजन, इसी को होराइजन ओ बोला था, अगर याद हो तुम्हें तो, है ना। इसके अंदर में मिलता क्या है, हमने बोला भैया मिलता है, बहुत ही सिंपल सी बात है, इसके अंदर में मिलते हैं हमें सरफेस लिटर। सरफेस लिटर मतलब कि उन सरफेस पर जो भी ऑर्गेनिक कूड़ा करकट हमें देखने को मिल रहा है वो सब के सब यहां पर आ जाएंगे, है ना। यहां पर हम लोग बोलते हैं लिटर, मतलब बेसिकली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर हम बोल रहे हैं। ऑर्गेनिक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या आ सकता है, हम लोग बोलते हैं कि इसके अंदर आ सकता है, इसके अलावा सरफेस लिटर हो गया, जो डिकम्पोज नहीं है वो भी, जैसे कि
twigs, leaves, stems, एनिमल एक्सक्रीटा, ये सब भी आ सकता है। और साथ ही साथ जितने भी हमारे फुल्ली डिकम्पोज्ड बॉडीज हैं वो भी आ सकते हैं। तो हम यहां पर एक और भी चीज लिख सकते हैं कि प्लस फुल्ली या कंप्लीटली डिकम्पोज्ड बॉडीज। ये सबसे ऊपरी सतह का लेयर है भाई साहब। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, होराइजन ए जो हमारा सरफेस सॉइल था, टॉप सॉइल था, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, होराइजन ए बोल रहे हैं। यहां पर हम लोग समझते हैं सबसे अगला लेयर जो है हमारे लिए क्या है भाई, हमारे लिए अगला लेयर जो है यहां से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये अगला लेयर हमारे लिए कहलाएगा क्या, ये अगला लेयर हमारे लिए कहलाएगा सरफेस सॉइल। सरफेस सॉइल है ये। सरफेस सॉइल का मतलब है वही अपना टॉप सॉइल, होराइजन ए, वही तो है अपने लिए। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब नीचे से आए हुए मिनरल्स या फिर नीचे से आए हुए मिनरल रॉक्स के टुकड़े, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर और बिल्कुल सैंडी या क्लेई नेचर हमारे ऊपर के टॉप मोस्ट ऑर्गेनिक कंटेंट से पहली बार जाके मिलता है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सब सॉइल लेयर बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस सॉइल बोलते हैं। यहां पर हम बोल रहे हैं कि इसमें क्या होगा भाई, कि ऑर्गेनिक मैटर मिक्सेस विथ मिनरल मैटर फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा मिल रहा है ना, पहली बार यहां पर मिल रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। यहां पर अगर तुमसे कोई पूछता है कि लाइफ कैसी होगी फॉर द फर्स्ट टाइम, यहां पर हम लोग एक बात और लिख सकते हैं कि ये जो भी होगा ना, लाइफ में बहुत रिच होगा, रिच इन लाइफ। इसका मतलब ये नहीं है कि अमीर होगा, अपनी जिंदगी में बहुत अमीर होगा, इसका मतलब ये नहीं है। रिच इन लाइफ का मतलब ये है कि यहां पर कई सारे प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको ये रॉक वाले सिस्टम से भी न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं और ऑर्गेनिक का तो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है ही बहुत ही शानदार। तो ये लाइफ में बहुत रिच होगा, यहां पर ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा भी होगा भाई। और प्लस ये डार्कर कलर का होगा। डार्कर कलर का क्यों होगा? क्योंकि ह्यूमस का प्रेजेंस यहां पर ज्यादा रहेगा, है ना, ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा। अब जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाते जाएंगे ये ऑर्गेनिक कंटेंट घटता जाएगा, डार्कर नेचर जो है, शेड जो है, ये कम होता जाएगा। इसके बाद हम लोग जो अगला लेयर हम लोग पढ़ सकते हैं, वो अगला लेयर हम लोग पढ़ते हैं सरफेस सॉइल होराइजन ए के बाद में एल्यूविएटेड सॉइल होराइजन ई। हमने अभी भी देखा तो था, समझते हैं जरा भाई। उसको लिखते हैं हम लोग क्या, एल्यूविएटेड सॉइल। यहां पर लिखते हैं हम लोग एल्यूविएटेड सॉइल। क्या है भाई ये एल्यूविएटेड सॉइल? क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं होराइजन ई। होराइजन ई क्या कहता है भाई? होराइजन ई कहता है कि देखो भाई यहां पर ऑर्गेनिक कंटेंट धीरे धीरे कम होने लगेगा, प्लस यहां पर हमें एल्यूविएशन ज्यादा मिलेगा, है ना, यहां पर हमें एल्यूविएशन ज्यादा मिलेगा। अब ये एल्यूविएशन क्या होता है जरा हम इसको एक बार समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा टर्म है हमारे लिए, एल्यूविएशन। यहां पर एल्यूविएशन का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहां पर
हॉरिजॉन्टल्स में, अलग अलग होराइजन्स में हम बोल सकते हैं कि वाटर धीरे 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 नीचे की तरफ परकुलेट करता है और इस प्रकार से कई सारे सस्पेंडेड मटेरियल्स को भी अपने साथ लेकर आ जाता है। यहां पर जैसे कि लेयर ए से ये ई तक पहुंच जा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एल्यूविएशन। एल्यूविएशन यहां पर ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि हम लोगों ने यहाँ पर सॉइल परकुलेशन देखा है, दैट्स इट, है ना। तो यहाँ पर एल्यूविएशन में ब्रैकेट में लिख भी लेना कि इसका मतलब है परकुलेशन से, परकुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू वाटर के साथ साथ नीचे ट्रिकल डाउन होते जा रहा है। यहाँ पर जो भी ए के जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो, तो एल्यूविएशन यहाँ पर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए एल्यूविएशन में एल्यूविएशन बढ़ रहा है, ऑर्गेनिक कंटेंट घट रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मिनरल कंटेंट होगा, मिनरल कंटेंट जो होगा वो तो बढ़ता जाएगा भाई, है ना, क्योंकि हम और डेप्थ के अंदर में जा रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं यहां पर, तो हमें क्या मिलेगा भाई, सब सॉइल के बाद, होराइजन के बाद में मिलेगा हमें एक और सब सॉइल मिलता है। सब सॉइल मतलब होराइजन बी देखने को मिलता है। यहां पर देखने को मिलता है क्या, होराइजन बी। और यहां पर जैसे हम लोगों ने एल्यूविएशन की बात की थी, वैसे का वैसे एक और टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं इल्यूविएशन, है ना। तो यहां पर इल्यूविएशन की बात हो रही है कि इल्यूविएशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे कि इल्यूविएशन का मतलब था सॉइल पार्टिकल्स का रिमूवल, इस तरीके से इल्यूविएशन का मतलब था डिपोजिशन ऑफ दीज पार्टिकल्स इन लोअर लेयर्स। दोनों को मैं समझा देता हूं। यहां पर इल्यूविएशन का मतलब है रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स। जैसे कि इस वाले लेयर पर हम लोग देखेंगे कैसे ये सरफेस के लेयर से चीज़ों को रिमूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे धीरे धीरे परकुलेट हो जाएगा कंटेंट। इस प्रोसेस ऑफ रिमूवल को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्यूविएशन बोलते हैं। हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि एल्यूविएशन मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल है, ये प्रोसेस ऑफ रिमूवल, जिसकी वजह से सारे के सारे न्यूट्रिशंस या न्यूट्रिएंट पार्टिकल्स परकुलेट होकर नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या है, रिमूव कर रहा है। और यहां पर हमने क्या बोला, यहां पर हमने बोला कि भाई यहां पर धीरे धीरे हम देखेंगे क्या, इल्यूविएशन जो है वो बढ़ गया। यहां पर जो इल्यूविएशन बढ़ने की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि इल्यूविएशन मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन, है ना। यहां पर हम लोग वापस से इसी चीज को लिख देते हैं कि इसका मतलब क्या है भाई, प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ये बढ़ जा रहा है ना। इल्यूविएशन बढ़ जा रहा है, यहां पर इल्यूविएशन बढ़ रहा था, यहां पर इल्यूविएशन बढ़ जा रहा है। तो दोनों में बहुत ही थिन लाइन, मतलब दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी ही हैं। अब बोलोगे जब तक इल्यूविएशन नहीं होगा तब तक इल्यूविएशन भी नहीं होगा। तो इल्यूविएशन इंक्रीज कर जा रहा है, मतलब कि जो भी लीज्ड मटेरियल है यहां पर इस लेयर पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो हम इसको लिख भी सकते हैं कि लीज्ड मटेरियल फ्रॉम लेयर A and E gets accumulated in this layer। और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इल्यूविएशन का नाम दे रहे थे भाई साहब, है ना। अब यहां पर तुमको पहली बार तुम्हारा जो पेरेंटल रॉक होगा ना, उस पेरेंटल रॉक का तुम्हें ट्रू नेचर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम इतने डेप्थ पर आ चुके हैं भाई साहब अब ऑलरेडी। तो हम लोग यहां पर एक चीज और लिख सकते हैं इसी के रिलेशन में, सब सॉइल के ही रिस्पेक्ट में हम लोग यहां पर लिखते हैं कि रिफ्लेक्ट्स द ट्रू नेचर, इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू नेचर। ट्रू नेचर में क्या क्या आएगा, जैसे कि फिजिकल एंड केमिकल कंपोनेंट आएगा इसमें। इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू नेचर ऑफ इट्स पेरेंटल रॉक।
पहली बार समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि हम इतना नीचे चले गए हैं कि अब हमने पेरेंटल रॉक का पहली बार ट्रू नेचर देखने को मिलेगा। अब इसी के बाद ही क्या आ जाएगा भाई साहब हमारा, इसी के बाद ही आ जाएगा हमारा पेरेंटल सॉइल। पेरेंटल सॉइल मिलेगा हमें इसके बाद भाई साहब। ये देखो, यहां पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, पेरेंटल सॉइल मतलब कि ये है हमारे लिए है होराइजन सी। जो पेरेंटल सॉइल है, जैसा कि हमने पहले बताया कि ये ना विदर्ड बेड रॉक है एक तरीके से। ये कैसा है भाई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इट इज अ लेयर ऑफ विदर्ड बेड रॉक। विदर्ड बेड रॉक का मतलब ये है कि जो भी बेड रॉक है, इनका जो बड़ी बड़ी चट्टाने 2-2, 4-4, 10-10, 50-50 किलोमीटर की हैं, उनको वेदरिंग प्रोसेस से ये थोड़े थोड़े टूट गए हैं, है ना। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि बेसिकली ये तो बड़ा ही कॉमन सी बात है कि इट विल ऑल्सो सर्व एज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन सॉइल एंड बेड रॉक, है ना। ये बिल्कुल लास्ट ही तो है बेड रॉक। अब इसके नीचे में क्या मिलेगा, वही बेड रॉक, बहुत बड़ा चट्टान देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा बेड रॉक देखने को मिलेगा। अब यहां पर धीरे धीरे अगर तुम देखा जाए तो यहां पर अगर तुमसे कोई पूछे कि भैया ऑर्गेनिक कंटेंट है क्या, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंटेंट इज ईदर एब्सेंट और वेरी लो, ना के बराबर, है ना, ना के बराबर होगा, फिर तो इतना कम है। और फाइनली हम लोग बोल सकते हैं हमारा आ गया फाइनली बेड रॉक। यहां पर हम लोग फाइनली लिख सकते हैं क्या अपने लिए, ये है हमारे लिए बेड रॉक। इसको हम लोग बोलते हैं होराइजन आर, है ना। ये बेड रॉक को ही हम बोलते हैं क्या, होराइजन आर। क्लियर, आई थिंक ये बहुत ही सिंपल सा था, ऐसा कुछ भी तूफानी काम हमने नहीं किया। बहुत ही सिंपल तरीके से जो भी अभी तक हमें पता था उनके बारे में हमने समझ लिया बस। अब यहाँ पर तुम्हारे एनसीईआरटी में इतने डिटेल में अब इसके आगे वाले चैप्टर, इसके आगे वाले टॉपिक्स के बारे में तो नहीं लिखा है, बट उसको हम लोग एक बार जरा देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे हम लोग समझना चाहते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या हैं जो कि हमारे सॉइल फॉर्मेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर वो नहीं पढ़ा हमने तो सॉइल फॉर्मेशन किन किन टाइप से हो रहे हैं वो हम लोग क्लियर नहीं समझ पाएंगे। तो ये तो अभी हमने सॉइल के प्रोफाइल्स देखे, सॉइल के होराइजन्स देखे हमने। अब नेक्स्ट तरीके से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉइल फॉर्मेशन। लिखते हैं हम लोग यहाँ पर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉइल फॉर्मेशन। क्या क्या फैक्टर्स यहां पर रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे इस सॉइल फॉर्मेशन के लिए। सबसे पहला जो है, सबसे पहला है, तुम लोग को पता ही होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंटल रॉक, है कि नहीं भाई। सारा का सारा सॉइल जो है वो इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को तो लेके आ रहा है, अपने पेरेंटल रॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स को इसे लेके आ रहा है। बिकॉज पेरेंटल रॉक बेसिकली इट डिटरमाइंस टेक्सचर, है ना। जो भी हमारे लिए टेक्सचर ऑफ सॉइल है वो, जो भी हमारा कलर ऑफ सॉइल है वो, और सिमिलरली जो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके बारे में भी तो ये बताएगा, है ना। टेक्सचर हो गया, हम लोग बोल रहे थे टेक्सचर हो गया, कलरेशन हो गया, कलरेशन लिख सकते हैं इसको, कलरेशन, और फिर लिख सकते हैं मिनरल कॉम्पोजिशन। ये सब किसका, ऑफ सॉइल। तो यही तो डिटरमाइन करता है, पेरेंटल रॉक ही तो डिटरमाइन करेगा, है ना। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान देना, बट इट कैन ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल क्लाइमेटिक फैक्टर्स। जैसे कि बारिश होगी तो भाई वो पूरा का पूरा बहाते हुए अपना टॉप लेयर पूरा लेके चले जाएगा, तो नीचे का कुछ पार्ट एक्सपोज हो जाएगा। कहीं स्लोप ज़्यादा रहा तो इस वाले लेयर का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा सब खिसक के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर सारे बेसिक वैली में डिपोजिशन होगा और ये वाला टॉप मोस्ट एरिया क्या होगा, ये एक्सपोज हो जाएगा। तो इन सभी वजह से हम लोग बोलते हैं कि देयर आर सर्टेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स एज वेल जो कि केमिकल चेंजेस के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि बट
केमिकल फैक्टर्स, सॉरी, बट यहां पर हम लिखते हैं कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स कैन इंड्यूस केमिकल चेंजेस, बट क्लाइमेटिक फैक्टर इंड्यूस केमिकल चेंजेस। अच्छा, कुछ पेरेंटल रॉक्स के अगर हम लोग एग्जाम्पल्स देखें ना, तब हम लोग को समझ में आ जाएगा काफी सारी चीजें। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा एंशिएंट क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक्स का। एंशिएंट क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक्स कहां मिलता है ये सब? बेटा ये हम लोग को इंडिया में ही मिल जाएगा। इंडिया में जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड का एक फेज है, वहां पर कडप्पा रीजन देखा है तुमने? अरे कटप्पा नहीं भैया, कडप्पा रीजन। ये सारे के सारे अपने प्री कैम्ब्रियन पीरियड वाले हैं। प्री कैम्ब्रियन पीरियड के हैं। इसी तरीके से यहां पर जैसे कि हम बोल रहे हैं कि जितने भी मान लो तुम्हारे पेनिनसुलर इंडिया का जो बेसमेंट रॉक है ना, वो सारा का सारा यहां पर आ जाएगा। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लिख भी सकते हैं कि एग्जाम्पल क्या है भाई इसमें, बेस रॉक सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। यहां पर अभी अभी हम लोग एग्जाम्पल एक और देख सकते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। ये कुडप्पा रीजन, अरे बाहुबली वाला कटप्पा नहीं है भाई, क्या है? कुडप्पा रीजन है ना। कुडप्पा रीजन कहां पर है? ये वही आंध्र प्रदेश वाले सेक्शन में एक जगह पाया जाता है। अगर मैं तुम्हें थोड़ा डिफाइन करने की बात करूं तो ये देखो कुछ इस जगह पर पाया जाएगा। ये अगर इंडिया का पार्ट में बता रहा हूं, और यहां पर ये आंध्र प्रदेश अगर मैंने बनाया है, तो कुडप्पा रीजन जो है वो यहां इस वाले रीजन पर तुमको देखने को मिलेगा। यही रायलसीमा वगैरह देखा था हमने, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कुडप्पा रीजन। कुडप्पा रीजन, इस कुडप्पा रीजन में भी तुम लोग को पेरेंटल रॉक्स जो है वो क्या देखने को मिलता है? एंशिएंट सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलता है। एंशिएंट सेडिमेंट्री रॉक्स, और यहाँ की सॉइल कहीं ना कहीं इसी सेडिमेंट्री रॉक से प्रभावित होती हैं। ये भी बहुत ही पुराना है लेकिन इससे तो नया है। ये हमारे लिए है प्रोटेरोजोइक एरा का। हम जरा और भी देख लेते हैं भाई, और क्या क्या है एग्जाम्पल देखें। तो एक तो हम लोगों ने और भी एग्जाम्पल नंबर 3 देखना है जरा। गोंडवाना रॉक्स की अगर हम बात करें, है ना, तो यहां पर गोंडवाना रॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो दीज आर लाइक यंगर सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना, रिलेटिवली यंगर सेडिमेंट्री रॉक्स। यहां तो मैं बिना देखे ही लिखता हूं, क्योंकि ऊपर से लाइट जो आ रही है वो यहां पर कुछ भी लिखने पर दिखाई नहीं देता है मुझे, तो मैं अंदाजे लिखता हूं यहां पर। एग्जाम्पल 4 की अगर मैं बात करूं, है ना, एग्जाम्पल 4 की मैं बात करता हूं, तो तुम्हारा जो पूरा का पूरा डेक्कन बसाल्ट है, ये हुआ था ना मिड मेसोजोइक ईरा में, जब तुम्हारा इंडियन सबकॉन्टिनेंटल प्लेट जब वो हॉटस्पॉट रियूनियन आइलैंड से ऊपर की तरफ गुजरता है, तो वहां से कई सारे सालों तक इरप्शंस निकलते रहते, लाखों सालों तक ये इरप्शन देखे हमने। तो ये जो इरप्शन था यही तो लेयर बाय लेयर बसाल्टिक इरप्शन होते होते पूरा डेक्कन प्लेट्यू बना है तुम्हारा। तो ये डेक्कन बसाल्ट है, ये भी तो यहीं का है, बसाल्टिक लावा। हम लोग लिखते हैं इसका क्या था, basaltic lava flowed out
फ्रॉम फिशर, फिशर मतलब वेंट, मतलब वॉल्केनिक, वॉल्केनो के मुंह से बाहर निकलता रहा ये, और यहां पर ये वाले रॉक्स जितने भी मिलेंगे बेसाल्टिक वाले, दे विल बी रिच इन टाइटेनियम, मैग्नेटाइट, मतलब मैग्नेटाइट आयरन वगैरह तो होंगे ही इसमें, मैग्नेटाइट और एल्यूवियम अपने आप ही आ जाता है। तो ये सारे डेक्कन बेसाल्ट हमें साफ साफ पता चल रहे हैं कि हाँ भाई इनका सॉइल भी यहीं से मिलता जुलता है। तो ये सारे के सारे हमारे पास में आ जाते हैं। अच्छा, एक बहुत ही यंगर है, टर्शियरी और मेसोजोइक सेडिमेंट्री रॉक्स भी पाए जाते हैं। टर्शियरी एंड मेसोजोइक सेडिमेंट्री रॉक्स। मेसोजोइक सेडिमेंट्री रॉक्स ये वो रॉक सिस्टम है जो कि बेसिकली डिपोजिशन से बना है ना, डिपोजिशन से। यहाँ ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं? ये में देखने को मिलते हैं एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया में। एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया ये कौन सा वाला पार्ट है? ये है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, वो पार्ट पर तुम देख सकते हो उसमें। और ये डिपोजिशनल एक्टिविटी से बना है ना, नदर्न प्लेन्स और हिमालयास की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर बात हो रही है नदर्न प्लेन्स एंड हिमालयास की, भाई साहब, है ना। तो इसी के बेसिस पर जरा हम लोग अब दूसरे बारे में भी बात कर सकते हैं कि यहाँ पर, अच्छा मैं तुम्हें अगर ये बता दूं कि पेनिनसुलर सॉइल और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर सॉइल में क्या अंतर है भाई, कोई बता पाएगा? बहुत ही सिंपल सा है, ये भी तुम अपने कॉमन सेंस से ही बता सकते हो। यहीं पर डिस्कशन कर लेते छोटा सा कि एक तरफ मान लेते हैं कि पेनिनसुलर है, पेनिनसुलर सॉइल है, और दूसरा है एक्स्ट्रा पेनिनसुलर। यहां पर अगर हम बात करेंगे ना, सबसे पहले तुम देखोगे पेनिनसुलर सॉइल तो यहीं का यहीं बने, चट्टानें यहीं की टूटी होंगी और यहीं से मिट्टी बनी होगी। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इन सितु सॉइल है यहाँ का। लेकिन ये तो डिपॉजिट हुआ है, हिमालय से सारी नदियां अपने साथ ले लेके इस एल्यूवियल सॉइल को गंगा प्लेन्स पर, यमुना प्लेन्स पर सब बिछाती गई। तो 3 से 4 किलोमीटर तक की ये जो डेप्थ ये हासिल कर रहा है, ये एक्स्ट्रा पेनिनसुलर है। तो इसीलिए ये क्या कहलाता है? एक्स सितु सॉइल। मतलब इसका सॉइल यहाँ पर नहीं बना, ये कहीं से ढोते हुए आके यहाँ डिपॉजिट हुआ है। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि चूंकि पेनिनसुलर सॉइल यहीं पर बन रही है, इसीलिए ये लेस डीपर है। लेकिन ये जो पेनिनसुलर है, ये तो चूंकि यहाँ पर अभी तक डिपॉजिट हो रही है, डिपॉजिट होते होते तो लेयर बहुत बढ़ा दिया है, तो इसीलिए ये ज़्यादा डीपर है ना, ये ज़्यादा डीपर है। एक्स्ट्रा पेनिनसुलर सॉइल मतलब अपना वही गंगा ब्रह्मपुत्र वाला। अब यहाँ पर तुम देखोगे तो जो सॉइल होगा ना, वो थोड़े बड़े पत्थरों के आकार में होगा, कोर्स ग्रेन्ड होगा, है ना, कोर्स ग्रेन्ड होगा। लेकिन वही चीज अगर हम यहां पर बात करें तो कोर्स ग्रेन्ड नहीं, यहां तो फाइन क्लेई सॉइल, मतलब बिल्कुल बारीकियों से, क्योंकि सिल्ट टाइप का होगा ना, तो हम यहां पर बोल सकते हैं क्लेई टू सिल्टी सॉइल देखने को मिलेगा। ये कोर्स ग्रेन का होगा, ये भुरभुरा सा होगा, लेकिन वो सिल्ट और क्ले से बना होगा। अच्छा एक बात देखो, अगर तो ये बहुत पुराना सॉइल है तो ये ज़्यादा मैच्योर होगा, और ये वाला सॉइल तो अभी नया नया बना है, न्यूली फॉर्म्ड। अच्छा जब न्यूली फॉर्म्ड है तो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होगा, मतलब कि इसका न्यूट्रिशन या फिर न्यूट्रिएंट जो है इसका न्यूट्रिएंट रिच होगा, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होगा, मतलब कि एग्रीकल्चर को ज़्यादा सपोर्ट करेगा ये। लेकिन चूंकि काफ़ी पुराने हैं तो इनका न्यूट्रिशन तो अब तक धुल धुला गया होगा, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये लेस फर्टाइल हैं। और यहाँ पर न्यूट्रिएंट रिच सॉइल के होने की वजह से दीज आर हाईली फर्टाइल। फिर इसमें भी कुछ ऐसे रीजन होंगे, बंगार और खदार रीजन होगा।
तो बंगाल रीजन में हम देखेंगे कि वो तो ओल्ड एल्यूवियल है, वहां पर भी फर्टिलिटी धीरे धीरे लूज हो चुकी है। जो न्यू एल्यूवियल्स हैं, जो खदार वाला रीजन है, वहीं पर तो फर्टिलिटी ज्यादा होगी। तो ये सब बेटा हम लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत आराम से किया हुआ है, तो इन सबसे वहां पर रिलेट कर लेना। फिलहाल हम लोग को देखा जाए तो भूल मत जाना, कहाँ गया भाई, हम लोग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉइल फॉर्मेशन को पढ़ रहे थे। तो ये तो पहला फीचर हो गया अपना, लेकिन दूसरा फीचर क्या है भाई, बड़ा लंबा पढ़ा दिया मैंने इसको, है क्या, है ना। हमने पेरेंटल रॉक का पहला फैक्टर पढ़ा था। अब जरा नेक्स्ट फैक्टर अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वो आता है रिलीफ। हाँ, रिलीफ हो सकता है। रिलीफ का मतलब मैं समझा देता हूँ कि जहां पर ये सॉइल बन रहा है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, रिलीफ कैसा है ना। तो रिलीफ का मतलब अगर तुम देखोगे कि अगर मान लो कि रिलीफ जो है वो स्टीप स्लोप है, रिलीफ जो है वो क्या है भाई, हमारे लिए स्टीप स्लोप है, तो यहां पर तुमको क्या देखने को मिलेगा भाई, इरोजन ज्यादा हो जाएगा, है ना। स्टीप स्लोप है मतलब ये बिल्कुल ऐसे है, स्टीप स्लोप है तो फटाफट से सब कुछ इधर से इधर बह के नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो इरोजन है, इरोजन वो बढ़ गया होगा। और दूसरा हम लोग ये भी बोलते हैं जब इरोजन ज्यादा होगा ना, तो जो सॉइल फॉर्मेशन है वो टिक के होता है ना भाई, वहां पर कुछ दिन तक रहेगा, फिर वो सॉइल फॉर्मेशन हजारों लाखों सालों में होगा, बट वो हो ही नहीं रहा है। तो इरोजन ज्यादा है तो डेफिनेटली इट वुड हैव हिंडर द सॉइल फॉर्मेशन। यहां पर सॉइल फॉर्मेशन उतना बढ़िया से तुम्हें नहीं देखने को मिला होगा। अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें बताऊं तो जितने भी तुम्हारे ऊंची चोटियां होती है, जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पर हायर रीचेस ऑफ हिमालयाज, हायर रीचेस ऑफ हिमालयाज, तुम यहां पर जाके देखोगे तो तुम्हें यहां पर कहीं पर भी स्टीप स्लोप की वजह से बहुत शानदार सॉइल वेल कुछ मिलेगा नहीं। अच्छा, दूसरा अगर तुम्हारा जो रिलीफ फीचर है वो मान लेते हैं जेंटल स्लोप का है, जेंटल स्लोप, तो यहां पर तो रुकने की व्यवस्था होगी, मतलब कि यहां पर जो स्लोप होगा वो हो सकता है कि एकदम टॉप लेयर ऐसा ना हो, लेकिन उसके वैली में सॉइल डिपोजिशन तो होगा। और जब भी सॉइल डिपोजिशन होगा तो सॉइल डिपोजिशन धीरे धीरे उसकी फर्टिलिटी को भी बढ़ाएगा, है ना। यहां पर धीरे धीरे करते करते सॉइल डिपॉजिट होते होते हमारा एक बहुत ही डीप सॉइल फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पर तुमको भनक लग जानी चाहिए कि हम बात कर रहे हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स की, मतलब इसमें इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा भी लिख सकते हो, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, तो यहां पर मिलता है। तो एक नेचर तो हम लोगों ने पढ़ लिया क्या भाई, अपना रिलीफ। तीसरा पॉइंट अगर हम लोग पढ़ें तो क्लाइमेट के ऊपर भी बहुत सारा असर है। तीसरा क्या है भाई, क्लाइमेट है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, लाइक रेनफॉल, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी सॉइल फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि वेदरिंग और डिपोजिशन फीचर इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है ना। जितने भी प्रकार के हमारे वेदरिंग होते हैं उसमें रेनफॉल या फिर रेन या वाटर वेदरिंग जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो वेदरिंग प्लस हम लोग बोल सकते हैं इसमें टेम्परेचर और रेनफॉल, हमने अभी अभी क्या बोला था, वेदरिंग प्लस टेम्परेचर और रेनफॉल, वेदरिंग होगा और ये कहीं ना कहीं पर डिपॉजिट भी करेगा। हाँ, उड़ा के लेके जा रहा है तो कहीं तो डिपॉजिट करेगा ना, तो सॉइल फॉर्मेशन तो ये भी बताएगा ही बताएगा। तो वेदरिंग और डिपोजिशनल फीचर यहाँ के बढ़ जाएंगे, है ना। वेदरिंग और डिपोजिशनल फीचर लिख सकते हैं इसको, डिपोजिशनल फीचर जो है वो भी बढ़ जाएंगे। क्लाइमेटिक फैक्टर्स का ये बहुत बड़ा स्कोप होगा, है ना। इसके अलावा देर आर सर्टेन मोर फैक्टर्स, जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर चौथा नेचुरल वेजिटेशन। हाँ देखो, ये ना वाइसे वर्सा, ये एक सर्किल में चल रहा है। नेचुरल वेजिटेशन सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये जो नेचुरल वेजिटेशन है इनके रहने और ना रहने से सॉइल का फॉर्मेशन भी अफेक्ट हो रहा है ना। हम बोल रहे हैं कि जहां पर भी ये जो डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज होंगे, क्या यहां पर सॉइल ज़्यादा अच्छा होगा, सॉइल की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी। क्यों बोल रहे हैं हम ऐसा, क्यों, क्योंकि ज़्यादा पेड़ मतलब ज़्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट, ज़्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट गिरेगा तो उसका न्यूट्रिशन हमेशा मेंटेन रहेगा, जब न्यूट्रिशन मेंटेन रहेगा तो ग्रोथ और ज़्यादा होगी। तो ये ना इस साइकिल में ये लोग चलते जाएंगे। तो जब भी हम लोग डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज में जा रहे हैं तो सॉइल क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए भाई साहब,
यहाँ पर क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों? डेंसली फॉरेस्टेड, जैसा अभी हमने बताया कि यहाँ पर डेंसली फॉरेस्टेड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑर्गेनिक कंटेंट, यहाँ पर ऑर्गेनिक कंटेंट ये बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो इसका मतलब है ह्यूमस ज़्यादा होगा। ह्यूमस अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये भी है कि इसकी फर्टिलिटी ज़्यादा होगी। फर्टिलिटी ज़्यादा होगी तो ये सॉइल को कंजर्व करेगा और फिर और ज़्यादा डेंसली वेजिटेटेड रहेगा। तो यहाँ अभी तक तो हमने यही सब समझा है कि आखिरकार ये क्या है, कैसे है, मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है हमारे सॉइल का किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, सॉइल को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। लेकिन अब इन सभी समझ को डेवलप करने के बाद अब हमसे कोई अगर पूछता है ना कि मेजर इंडिया में कौन कौन से सॉइल टाइप्स हैं, तो अब हम उनको बड़े आसानी से डिफाइन करेंगे और बड़े आसानी से उनको एक एक करके समझ भी लेंगे। बहुत बहुत ईजी है अब हमारे लिए। देखो कैसे, यहाँ पर समझना, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले अब लिखते हैं क्या, मेजर सॉइल टाइप्स इन इंडिया, है ना। हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं भाई, सॉरी, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मेजर सॉइल टाइप्स इन इंडिया। क्या है जरा हम समझते हैं मेजर सॉइल टाइप्स इन इंडिया। सबसे पहला और सबसे यंगेस्ट जो सॉइल हमारे यहाँ पर है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल को जरा अगर हम समझें तो एल्यूवियल सॉइल जैसा हमने पहले बता दिया यार, ये इन सितु होगा या एक्स सितु होगा। अरे यार ये बताने कि एक्स सितु होगा, है ना। ये सॉइल जो है ये तो बड़े आसानी से हम लोगों ने लिखा, क्या है भाई ये एक्स सितु डिपोजिशनल है। डिपोजिशनल सॉइल है, डिपॉजिट हुआ है ये तो, है ना, डिपोजिशनल है ये तो। अब इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि ये कहाँ पर मिलता है, तो हमने बोला कि यार देखो ये ज़्यादातर करके नदर्न प्लेन पर तुम्हें देखने को मिलेगा, या फिर तुमको रिवर वैलीज के पास भी देखने को मिलेगा, है ना। रिवर वैलीज और भी कहीं की रिवर वैलीज होंगी तो वहां पर भी देखने को मिलेगा। कुल मिला जुला के इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये पूरे इंडिया के मेन लैंड का लगभग 40% एरिया कवर करता है। तो लगभग हम लोग लिख सकते हैं कि इट विल कवर अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ द एरिया। इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही हम बात कर रहे होंगे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि 40% ऑफ द इंडियन लैंड एरिया को ये कवर करने की बात करता है। अच्छा, अब ये कहाँ कहाँ मिलता है जरा हम ये समझते हैं कि 40% लिख तो दिया सर, लेकिन 40% में क्या क्या एरिया आएगा जरा हम वो समझ लेते हैं, कहाँ कहाँ पर इसको देखने को हमें मिलेगा ये। तो दीज आर फाउंड इन पहला लिखते हैं हम लोग, पहला हमारा वही गंगा यमुना वाला प्लेन जो है, प्लेन एरिया गंगा यमुना इंडस ब्रह्मपुत्र रीजन, है ना, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्लेन, यार बोर्ड को क्या हो गया है, प्लेन एरिया ऑफ इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स। ये तो एक तो है ही है कि प्लेन एरियाज जहां जहां पर हैं इनके यहां पर देखने को मिल जाएगा। दूसरा हमने क्या बोला, जहां पर भी देखो राजस्थान और गुजरात के छोटे छोटे जो प्लेन्स होते हैं ना, वहां से भी एक नैरो कॉरिडोर पास होता है, वहां पर भी कहीं कहीं मिल जाता है। हम लोग लिखते हैं THROUGH थ्रू अ नैरो कॉरिडोर एरिया ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, यहां से भी पास होता है भैया। तीसरे नंबर पर अगर हम लिखें यहां पर, तो जितने भी रिवर्स के डेल्टा हैं वहां पर भी तो आएगा, है ना, पेनिनसुलर रिवर जितने भी हैं मान लीजिए उनके डेल्टा पर भी आएगा। तो हम लिखते हैं कि डेल्टा ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स। एग्जाम्पल के तौर पर महानदी, गोदावरी,
कृष्णा, कावेरी एटसेट्रा, बहुत सारे रिवर्स ऐसे आ जाएंगे, है ना। सारे के सारे डेल्टा जहां जहां पर मिलेगा वहां वहां एल्यूवियल सॉइल ही मिलेगा हमें। इसके अलावा जितने भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं उनके वैली रीजन में भी देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि वो भी तो डिपॉजिट करते हैं। तो वैली रीजन्स ऑफ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के नाम तुमको तो पता ही होंगे। अरे अभी रिवर्स में पढ़ा तो था हमने, अरे वही नर्मदा, तापी एटसेट्रा, है ना। तो ये सारी जगहों पर भी हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पर अगर तुमसे कोई पूछता है कि सर ये बताओ कि ये एल्यूवियल सॉइल का आखिरकार नेचर कैसा होगा, कैसा दिखेंगे, वो दिखने में कैसे होंगे, हम लोग जरा इसको देखते हैं, नेचर कैसा होगा भाई इनका। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर तुमने तुम्हारे आसपास के एरिया में गंगा जी या फिर यमुना जी, ये सारी नदियां जो बहती हैं, गंगा यमुना नदियां जो भी बहती हैं, तुम इनके आसपास के रीजन में जाओगे, तुमको दिखेगा कि यार ये तो सैंडी नेचर का है। लेकिन सैंडी के साथ साथ ये कहीं कहीं बार हमारे लोमी नेचर या क्लेई टाइप के भी होते हैं, लोमी क्लेई होते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि ना कई सारे और भी प्रकार होते हैं। जैसे कि हमने कहाँ पढ़ा था भाई, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि ना कुछ सॉइल सैंडी होते हैं, कुछ क्लेई होते हैं, लेकिन अगर 50-50% मिल गया तो ये लोमी सॉइल हो जाते हैं। लेकिन अगर इसमें क्लेई कंटेंट ज़्यादा हो गया तो हम बोलेंगे कि ये क्लेई लोमी सॉइल है। अगर इसमें सैंड वाला कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो हम बोलेंगे सैंडी लोमी सॉइल है। रहेगा लोमी सॉइल, लेकिन जिस तरीके से हम लिखते हैं वो परसेंटेज यहाँ पर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग को बेसिकली क्लेई सॉइल मिलेगा, क्लेई लोमी सॉइल देखने को मिलता है। और कई बार यहाँ पर सैंडी सॉइल्स भी मिलते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, नेचर में हम इसके क्या क्या लिख सकते हैं कि ये सैंडी टू लोमी क्लेई सॉइल मिलता है। सैंडी टू क्लेई लोमी सॉइल यहां पर देखने को मिलता है। नेचर तो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहां पर मोर क्ले जैसे जैसे हम लोग मिडिल और लोअर गैंगेटिक प्लेन्स पर जाते हैं। तो क्यों भाई, क्योंकि देखोगे तुम जितने बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना वो धीरे धीरे सबसे पहले ही वो डिपॉजिट हो जाएंगे, और जो बिल्कुल छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो नदियां बिल्कुल लास्ट तक अपने साथ बहाते बहाते लेके जाती हैं। तो फाइनेस्ट पार्ट जो होगा, ज्यादा क्लेई पार्ट जो होगा, वो हम लोग को मिडिल कोर्स और बिल्कुल लास्ट मतलब माउथ ऑफ द रिवर तक देखने को मिलेगा। तो हम लोग इस बात को जरा लिख लेते हैं कि मोर क्लेई, ये जो नेचर है इसका, दिस विल बी मोर क्लेई टूवर्ड्स द, क्या हो रहा है, हाँ, टूवर्ड्स द मिडिल एंड लोअर पाथ ऑफ द रिवर्स। मिडिल रिवर्स या फिर हाँ मिडिल या लोअर प्लेन्स में ज्यादा देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पर हम लोग लिखते हैं कि दीज आर, अब ये सब देखो याद करने की चीज है कि इनका नेचर क्या है भाई। इसमें हम देखते हैं कि पोटैश इनका ठीक होता है, बट जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस में ये कम होता है। पोटैश सही है, फॉस्फेट जो है वो कम है, ये याद रखना है भाई। पोटैश में ज्यादा है, फॉस्फेट्स में कम है। यहां पर हम लोग लिखते हैं कि दे ऑल्सो कंटेन्स, गिट्टियों को जानते होगे ना, गिट्टी जैसे कंस्ट्रक्शन में जो काम होता है, गिट्टियों को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इनको जैसे जो हमारी गिट्टियां हो गई ना वो जैसे कंकड़ कहलाते हैं उनको, कंकड़। तो कंकड़ क्या होते हैं, कंकड़ बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर द कैल्सेरियस कॉन्क्रीशंस। हम लोग लिखते हैं दे ऑल्सो कंटेन्स कैल्सेरियस कॉन्क्रीशंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंकड़। अरे ये तुम लोगों ने देखा होगा यार, बचपन में वो गिट्टी नहीं खेलते तुम लोग, 5 गिट्टी लेके ऐसे एक उछाल के पकड़ते हैं, दूसरा उछाल के फिर दूसरा पकड़ते हैं, है ना। वो गेम्स अपने खेला होता है ना बचपन में। अरे वही वाली काली रंग की गिट्टी, उसी को क्या बोलते हैं, कंकड़ बोलते हैं, कंकड़। वही क्या है, कैल्शियस कॉन्क्रीशन है, डार्क कलर का होता है ना, डार्क कलर का होता है ये। तो ये तुमको पता चल जाएगा, ऑलरेडी पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अपर और मिडिल गंगा जितने भी होंगे, यहाँ पर तुम लोग को कुछ रीजन्स काफी फर्टाइल दिखेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे खदार, और कुछ चीजें लेस फर्टाइल, लेस ओल्ड एल्यूवियम, उनको बोलेंगे हम लोग भंगार।
तो ये तुम लोग को पहले से ही पता है, भंगार और खदर पहले से पता है। अच्छा, कलर क्या होगा, लाइट ग्रे से डार्क ग्रे तक मिलेगा हमें, है ना। हम लोग लिखते हैं कि सॉइल कैसा होगा, लाइट ग्रे टू डार्क ग्रे, लाइट ग्रे टू डार्क ग्रे कलर होगा इनका। और ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा भाई, जिस सॉइल को जितना ज्यादा मैच्योर होने में समय लगेगा उसकी मैच्योरिटी के ऊपर ये लाइट ग्रे से डार्क ग्रे पर होगा। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ एंड टाइम टेकिंग फॉर द फॉर्मेशन, डेप्थ एंड टाइम टेकन फॉर द फॉर्मेशन, फॉर द फॉर्मेशन, कि किसको किसको कब कब कितनी जल्दी मैच्योरिटी मिली होगी। अच्छा, एक बात बताना, क्या इस एलुवियल सॉइल को हम बोल सकते हैं कि ये सबसे मतलब सबसे नया है? और अगर सबसे नया है तो भाई साहब इसकी न्यूट्रिशनल एबिलिटी तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगी। तो अगर न्यूट्रिशनल एबिलिटी बहुत ज़्यादा खतरनाक है तो क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगा सॉइल? बिल्कुल बोल सकते हैं ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये बेसिकली फर्टाइल सॉइल है अपने लिए, फर्टाइल सॉइल है भाई साहब ये। और यहाँ पर जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं, पहले तो ये जो फर्टाइल सॉइल तो है, लेकिन यहाँ पर तुम देखोगे कि इंटेंसिवली कल्टीवेटेड है इंडिया में। तो ये, अरे यार मिट जाओ भाई, ये क्या है, इंटेंसिवली कल्टीवेटेड है, इंटेंसिवली कल्टीवेटेड है। फर्टाइल सॉइल जो है ये इंटेंसिवली कल्टीवेटेड है। बहुत छोटे से छोटे लैंड को भी हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड में बदल चुके हैं। और यहाँ पर जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो क्रॉप्स ज़्यादातर क्या क्या हैं, तुम सबको पता ही होगा भाई साहब, यही चावल, गेहूं, गन्ना, यही सब तो है। राइस, वीट, शुगर केन, टोबैको, इसके अलावा जैसे कि जूट, मेज, बार्ली, एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें यहां पर उगाई जा सकती हैं। तो फर्टाइल है ना, इसलिए। दूसरा सॉइल जो हम लोग देखते हैं, दूसरा सॉइल जो हम लोग देखते हैं वो हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है। इसको हम लोग बोलते हैं भाई ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं रेगुर सॉइल, है ना, रेगुर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। इसी को कई बार हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं इसको, है ना। हम लोग इसी को ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं भाई साहब। अच्छा, यहां पर जो इसका नेचर है इस ब्लैक सॉइल का, ये थोड़ा सा क्लेई नेचर का है। मतलब इसमें फाइन ग्रेन्स देखने को मिलेगा, बहुत ही फाइन, बड़े बड़े कोर्स ग्रेन नहीं है, बहुत छोटा है। क्लेई नेचर के होने की वजह से ये जो है वो इम्परमिएबल हो जाता है। मतलब कि इम्परमिएबल का मतलब ये है कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है। मतलब कि इट डज नॉट अलाउ water and nutrient to pass or percolate। अंदर तक ये जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं जा पाते हैं ना, तो ऑर्गेनिक मैटर या पानी जो भी होगा वो ऊपर ही ऊपर रहेगा। तो ये अपने ज़्यादा क्लेई नेचर की वजह से ये इम्परमिएबल हो जाते हैं। और इसीलिए जब भी, अच्छा ऐसा होगा कि जब भी बारिश ज़्यादा होगी ना तो ये बिल्कुल ना वैसे बन जाएंगे, एकदम जैसे गीली मिट्टी होती है ना, बिल्कुल चिपचिपी सी, स्टिकी सी, वैसी हो जाएगी ये ब्लैक सॉइल जो होती है ना। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि सॉइल बिकम्स स्टिकी व्हेन वेट। इसका एक बहुत ही बढ़िया नेचर है, वो हम लोग लिखते हैं क्या, कि सॉइल बिकम्स स्टिकी व्हेन वेट। जब भी गीली होगी ना तो बिल्कुल चिपचिपी हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और सिस्टम है जो कि ये बोलता है
और ये क्या करेगा, ये सॉइल श्रिंक और डेवलप क्रैक्स व्हेन ड्राई। जब सूखेगा तो ये बिल्कुल पपड़ी जैसा बन जाता है और ये फट भी जाता है, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब भी ये क्रैक डेवलप करता है तो जो ऊपरी सतह का ऑक्सीजन होता है, हमारे एटमॉस्फेयर वाले ऑक्सीजन्स, हम लोग वैसे जैसे खेत को प्लो करते हैं ना, तो प्लो क्यों करते हैं, ताकि जो ऑक्सीजन रिच सॉइल है वो पूरे अंदर अंदर तक भी चला जाए, है ना। तो इसीलिए हम लोग उसको पूरा प्लो करते हैं, पूरे सॉइल को उठा उठा के हम लोग पूरा चेंज करते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि चूंकि सूखा होने पर ना ये दरारें बनती हैं और इसके अंदर अंदर तक काफ़ी गड्ढे बन जाते हैं, तो ये क्रैक्स डेवलप करते हैं। इन क्रैक्स में भी फिर ऑक्सीजन पहुंच जाता है, इसीलिए कई बार हम इसको एक नाम देते हैं कि ये जो मिट्टी है ये तुम्हारे लिए एक सेल्फ प्लोइंग एटीट्यूड शो करती है। हम लोग बोलते हैं अकरेंस ऑफ सेल्फ प्लोइंग, है ना। यहां पर भी होता है, यहां पर। अब इससे होगा क्या, इससे ना ये एरेटेड सॉइल, ये ना सेल्फ फ्लोइंग से क्या होता है, ये ना एरेटेड सॉइल बना देता है। एरेटेड सॉइल जैसे ही होगा मतलब कि न्यूट्रिशन जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा इसका। एरेटेड सॉइल के न्यूट्रिशंस थोड़े से बढ़ जाते हैं और यहां पर मॉइस्चर का लॉस थोड़ा और कम हो जाता है भाई। अब यहां पर इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि जितने भी रेन फेड क्रॉप्स हैं, है ना, ये क्या करता है, इट लीड्स टू लॉन्गर सप्लाई ऑफ वाटर, या फिर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ वाटर सप्लाई, ऐसा लिख सकते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ वाटर सप्लाई टू द रेन फेड क्रॉप्स। यही तो होगा, जिनको बारिश की ज्यादा जरूरत है, जिनको पानी की ज्यादा जरूरत है, उनका जो कि बारिश के ऊपर निर्भर करते हैं, तो उनके लिए देर तक पानी स्टोर करके अपने पास रखता है, इसीलिए वहां पर इनका पनपना, इनका होना थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा सॉइल है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में अगर हम लिखते हैं तो दे आर रिच इन आयरन। क्या हो रहा है भाई, दे आर रिच इन आयरन प्लस एल्यूमिनियम प्लस लाइम के बाद मैग्नीशियम, पोटेशियम, इन सब में ये ज्यादातर अच्छा खासा मिलता है। हम बोलते हैं कि आयरन इसमें लगभग 10%, एल्यूमिनियम इसमें लगभग 10%, ये लाइम, मैग्नीशिया, ये सब मिला के 6 से 8%, और ये भी कुछ ऐसे पोटेशियम वगैरह भी रहता है इसमें। तो पोटेशियम जो है वो 0.5% से कम ही रहता है, लेकिन these soil lacks in phosphorus, nitrogen and organic material. फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मटेरियल कहाँ पर होते हैं ये अकरेंस, अगर कोई पूछता है तो बहुत ही सिंपल है बताना भाई। तुमको पता होगा ना, महाराष्ट्र वगैरह में सब पाया जाता है। तुम्हें नीचे कमेंट करके एक बात बतानी है बस, कि जो ब्लैक सॉइल होता है वो ब्लैक क्यों होता है भाई। हाँ, ये तुम्हारे लिए चलो होमवर्क दे देता हूँ मैं, कि ब्लैक सॉइल को ब्लैक क्यों बोलते हैं। और ये मैं पहले बता देता हूँ, ब्लैक सॉइल को ब्लैक इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि उनके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा है। देखो, ऑर्गेनिक मटेरियल सॉइल को डार्क बना देती है, मतलब जितना ज़्यादा ह्यूमस उतना डार्क सॉइल, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पर क्या है, कम है भाई साहब, इसीलिए वो रीज़न तो नहीं है। अब तुम्हें बताना है कि ब्लैक सॉइल का ब्लैक कलर एक्चुअल में कहाँ से आता है ना। बहुत ही ईजी है वैसे तो बता पाना, बट तुम्हारे लिए कमेंट सेक्शन में मैं इसको एक होमवर्क दे देता हूँ, टाइम मेंशन करके तुम नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना। अच्छा, ये कहाँ पर पाया जाता है यार,
तुम्हें सही में पता है ये बात, तो महाराष्ट्र में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा महाराष्ट्र में, ये पाया जाएगा एमपी में भी, ये एमपी महाराष्ट्र इनके साथ साथ ये कर्नाटका के नदन पार्ट में पाया जाएगा, नदन कर्नाटका। इसके अलावा कुछ हिस्सा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात का भी। सम पार्ट्स ऑफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एटसेट्रा, इन सब जगहों पर ये पाए जाएंगे। और यहाँ पर कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं यार, तो क्रॉप्स के नाम पर तुम्हें एक बात तो बिल्कुल ही पता होगी कि यहाँ पर कॉटन आता है। और कॉटन क्यों आता है, क्योंकि इतना बढ़िया शानदार यहाँ पर जो हमने इसका नेचर पढ़ा है ना कि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है, कॉटन के प्लांट्स में बिल्कुल परफेक्टली ये अलाइन हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर तुम्हारे लिए व्हीट, ज्वार, शुगर केन, यहाँ के शुगर केन थोड़े ज़्यादा मोटे और काले होते हैं और इसमें जो वाटर कंटेंट है, मतलब जो शुगर कंटेंट होता है वो भी ज़्यादा होता है ना, यहाँ पर ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि अब देखो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जब डेवलप होती हैं तो इनके लिए दो तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। यहाँ पर पानी को लेके थोड़ी दिक्कत है ना, क्योंकि पानी अगर एक बार सूख जाती है, पानी बारिश में नहीं है, तो फिर ज़्यादा यहाँ पर क्रॉप्स नहीं उग सकते। लेकिन अगर किसी भी तरीके से तुमने अगर इनको इरिगेशन दे दिया है ना, इरिगेशन फैसिलिटी अगर इसको मिल गई, प्लस जो भी यहाँ पर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का यहाँ पर फर्टिलाइज़र उपयोग कर लिया तुमने, है ना, अगर थोड़े बहुत फर्टिलाइज़र के उपयोग कर लिया तुमने यहाँ पर, तो डेफिनेटली यहाँ पर से बहुत अच्छा क्रॉप ग्रो हो सकता है। मतलब अगर इरिगेशन और फर्टिलाइज़र तुमने दे दिया तो फिर बहुत ही शानदार तरीके से ना सिर्फ शुगर केन बल्कि राइस भी यहाँ पर पैदा हो सकता है, राइस और प्लस शुगर केन, क्योंकि राइस और शुगर केन दोनों के दोनों क्या हैं, वाटर इंटेंसिव हैं। तो अगर तुमने इसमें इरिगेशन वगैरह दे दिया, फर्टिलाइज़र दे दिया, तो ये हो जाएगा भाई। इसके अलावा देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक लिनसीड, टोबैको। बेटा लिनसीड क्या होता है, हाँ कोई बताएगा? लिनसीड जो है वो क्या कॉमनली इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कोई बता दे भाई इसको, है ना। लिनसीड का बिल्कुल कॉमन इस्तेमाल कोई मुझे बता दे, कमेंट सेक्शन में बता देना बेटा, क्योंकि ये मैं तुम्हें होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम इसकी फोटो देखो जाके। तीसरे नंबर पर आता है बेटा क्या, तीसरे नंबर पर आता है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल का मतलब क्या है, इसमें अगर तुम देखोगे कि इनके पेरेंटल रॉक्स कौन है, तुमको काफी हद तक चीजें समझ में आ जाएंगी। हम इनके जरा पेरेंटल रॉक्स की बात करते हैं। पेरेंटल रॉक्स में हम लोग को समझ में आता है कि जो क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो इनके पेरेंटल रॉक्स हैं। क्रिस्टलाइन एंड एक मिनट, सॉरी, क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फस रॉक्स। तुमको पता है कि इग्नियस और मेटामॉर्फस रॉक्स जो हैं, मेटामॉर्फिक स्पेशली जो है वो काफ़ी लेट में देखने को मिलती है, मतलब उसको बहुत हैवी प्रेशर टेम्परेचर के बाद ये रॉक सिस्टम डेवलप होता है। तो इसीलिए यहाँ पर तुमको एसिडिक ग्रेनाइट, नीस, क्वार्ट्जाइट, यही सब मिलते हैं। एसिडिक ग्रेनाइट, नीस, क्वार्ट्जाइट एटसेट्रा, ये सब देखने को मिलेंगे रेड एंड येलो सॉइल के पास में, है ना। ये बेसिकली इसका नेचर कैसा होता है बेटा, लोमी नेचर होता है इसका, है ना। इसका नेचर कैसा है भाई, इसका नेचर है लोमी। लोमी नेचर का मतलब है कि बहुत ही फाइन पार्टिकल्स और सैंड का मिक्सचर होगा, है ना, क्लेई और सैंडी के मिक्सचर में होंगे। लेकिन ये वही है कि कई बार ये सैंडी लोमी होता है और कई बार ये क्लेई लोमी होता है। अब ये कैसे डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा इनके स्लोप से, कि हम बात अपलैंड्स की कर रहे हैं
या फिर हम निचले तल की बात कर रहे हैं, लो एरियाज की बात कर रहे हैं, सॉरी, कि हम यहां पर लो एरियाज की बात कर रहे हैं, अपलैंड्स या लो एरियाज, इन दोनों के बेसिस पर जरा हम लोग को समझ में आ जाएगी बहुत सारी बातें। जैसे अपलैंड क्या है, अपलैंड अगर हो गया तो तुम खुद ही सोचो, अगर हम ऊपरी सतह की बात कर रहे होंगे तो रेड एंड येलो सॉइल ऊपर की बात यहां पर हो रही है। अब ऊपर इस वाले जोन से सारे के सारे जो भी पार्टिकल्स हो तो नीचे की तरफ बह जाएंगे, जब भी वेदरिंग इरोजन कुछ भी होगा तो इस वाले सॉइल पर क्या हम लोग को रिच चीजें मिलेंगी? नहीं ना। तो यहां पर हमारे लिए सैंडी नेचर होगा या लोमी नेचर होगा या फिर क्लेई नेचर होगा। तो हम बोल रहे हैं कि यहां पर से तो जितने भी छोटे पार्टिकल्स होंगे सब बह जाएंगे यार, तो बचेगा क्या? सैंडी नेचर बचेगा सिर्फ यहां पर। तो ये नॉन फर्टाइल रीजन है, पुअर ग्रेवली पोरस सॉइल मिलेगा यहां पर, है ना। यहां पर हम लोग बोलते हैं पुअर ग्रेवली पोरस सॉइल देखने को मिलता है। लेकिन यही चीज सारा का सारा यहां पर तुम देखोगे कि यहां से सब कुछ इरोड होते 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 सब यहां पर वैली रीजन में सब इकट्ठा हो गया होगा, इस वाले रीजन में। तो इस वाले रीजन का लो एरियाज में जहां पर भी रेड एंड येलो सॉइल मिलेगा, ये तो फर्टाइल हो सकता है थोड़ा थोड़ा, है ना। यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये रिच क्ले डीप डार्क फर्टाइल सॉइल मिलता है। रिच क्ले डार्क फर्टाइल सॉइल है ना। यहां पर हम लोग बोलते हैं कि ये पोटैश में तो रिच है, मतलब यहां पर पोटैश जो होता है वो तो ज्यादा होता है, लेकिन इसके अलावा अगर तुम देखोगे तो लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, ह्यूमस सब में बकवास है ये। हम लोग लिखते हैं कि बाकी सब में, जैसे कि लाइम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इन सब में कम होता है ये, है ना। ये सारे के सारे कम है इसके अंदर में। तो इसीलिए अरे सॉरी, यहां पर ह्यूमस भी लिख लो भाई, ह्यूमस भी लिख लो। क्यों ह्यूमस लिख रहे हैं? क्योंकि यहां पर कौन सा ऑर्गेनिक कंटेंट इतना ज्यादा है। तो अच्छा, अब यहां पर आता है कि आखिरकार ये लाल रंग कहां से पाता है अपना। ब्लैक वाला तो तुम्हें बताना ही है। ये जो इसका रेडिश कलर है, ये रेडिश कलर बेटा यहां पर कुछ आयरन के मटेरियल्स, आयरन के क्रिस्टल्स होते हैं मेटामॉर्फिक फॉर्म में। तो हम लोग बोलते हैं वाइड डिफ्यूजन ऑफ ड्यू टू वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन। और जो भी उसके मतलब मेटामॉर्फिक फॉर्म में होते हैं, आयरन के जो भी मेटामॉर्फिक फॉर्म में होते हैं, हम लिखते हैं ड्यू टू वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक फॉर्म। क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक फॉर्म, इसके वजह से। और जब भी इसको तुम पानी डाल दोगे, है ना, जब भी पानी डाल दोगे तो पीला रंग हो जाएगा। हम बोलते हैं येलो व्हेन हाइड्रेटेड। तो निचले सतह पर तुमको ये कैसा दिखेगा? थोड़ा पीला, और ऊपरी सतह पर तुम्हें थोड़ा लाल दिखेगा। और ये कहां पर होता है? जहां पर पानी कम होती है। वैसे तो ऑकरेंसेस की अगर तुम बात करोगे तो रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल इसका एक पिक्यूलियर फीचर बन जाता है। रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल, तो रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल में क्या क्या आएगा? जैसे कि कुछ हिस्सा इंटरनल एरियाज ऑफ तमिलनाडु, है ना, अब तुम्हें वो भी दिखेगा कर्नाटका और कुछ महाराष्ट्र का साउथ ईस्ट वाला रीजन जो है ना, कर्नाटका देख लो यहां पर तुम। और सबसे बढ़िया क्या है? साउथ ईस्ट महाराष्ट्र, वो विदर्भा रीजन वाला जो है, वहां पर तुमको देखने को मिलता है रेड एंड येलो सॉइल। फिर कुछ हिस्सा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा का भी। सम पार्ट्स ऑफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी जगहों पर देखने को मिलेगा, है ना। इन सभी जगहों पर हमें देखने को मिल रहा है।
अच्छा, एक बहुत ही शानदार सा जगह है जहां पर तुमको ये देखने को मिलता है, और वो है बेटा तुम्हारे लिए क्या, यहां पर लिख देता हूं मैं, छोटा नागपुर प्लेटिव रीजन। भाई साहब तुमने देखा ही होगा ना, छोटा नागपुर आयरन के कंटेंट वगैरह देखने को मिलते हैं ना, आयरन एल्यूमिनियम सब मिलता है वहां पर देखने को, तो इसीलिए छोटा नागपुर प्लेटिव भी तो आएगा अपना। फिर लेटर स्टेज पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर अपना एक और टाइप ऑफ सॉइल जिसको हम लोग बोलते हैं लेटराइटिक सॉइल। 4th नंबर पर है हमारे लिए लेटराइटिक सॉइल। लेटराइटिक सॉइल की जरा हम बात करते हैं। सबसे पहले ये लेटराइटिक सॉइल जो है ना, ये एक प्रकार से एक ना लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड लिटर। इसका मतलब ही होता है ब्रिक्स। तो हमेशा समझना कि इसको हम लोग किसके इस्तेमाल में लेके आते हैं, ब्रिक्स। ये अपने सबसे ज्यादा डेन्यूडेड फॉर्म, मतलब सबसे ज्यादा विदर्ड फॉर्म में होता है। ये बेचारा इतना चोट मार खाया हुआ है कि इसके फर्दर इरोजन्स की हम बात ही नहीं कर सकते, है ना। इट विल बी सिमिलर टू कि आपने किसी को 3-4 दिन तक जबरदस्त बहुत मारा है, बहुत पीटा है, फिर उसके ऊपर तुम उसको उसी टाइम पर एक लास्ट में छोटी सी ऐसी टपली बजा दो, तो उसको टपली बजाने कोई फर्क पड़ेगा नहीं। उसके लिए आम बात है भाई, 3 दिन से पिट रहा है वो है ना, ऐसा कोई शातिर गुंडा उंडा कुछ भी मान लो कि 3 दिन से पिट रहा है, लेकिन उसके लास्ट में आते तुमने एक टपली बजा दी तो कोई फर्क पड़ेगा उसको, बोलेगा भाई 2-4 और कर लो, 3 दिन से पिट रहा हूँ। ये छोटी मोटी चीजें तो मुझे असर ही नहीं करती। तो वैसा ही है कि ये जो बेचारा सॉइल है ना, ये भी वेदर से इतना ज्यादा मार खा चुका है, इतना मार खा चुका है कि छोटे मोटे इरोजन अब इस पे होते ही नहीं है। दिस इज द मोस्ट वेदर्ड फॉर्म ऑफ सॉइल। ये बहुत ज्यादा वेदर ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद हम लोग इसको लेते हैं इस सॉइल को। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये ब्रिक्स है। और ब्रिक्स की खासियत क्या होती है कि इट हार्डन्स व्हेन ड्राई, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यही कि इट हार्डन्स व्हेन ड्राई। तो लैटिन वर्ड के हिसाब से जब भी हम लोग इसकी बात करते हैं तो हम लोग यही समझेंगे कि इसका एंड प्रोडक्ट क्या हो सकता है भाई। हम लोग बोलते हैं, अरे सॉरी, इसका हम लोग ये समझते हैं कि ये जो लेटराइटिक सॉइल है, जैसा हमने बताया कि इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग, एंड प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग। इससे ज्यादा वेदर हो ही नहीं सकता भैया, ये इससे ज्यादा वेदर हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये हमारे लिए क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग है। और इसका ये कैसे हुआ है, क्योंकि यहां पर इंटेंस लीचिंग होती है, इंटेंस लीचिंग। अब ये लीचिंग का मतलब जिसको इसको नहीं पता है भाई, उसने मुझसे फिर फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है सही से, है ना। तो लीचिंग क्या है, वेदरिंग, इरोजन, ये सब अलग अलग पार्ट हैं, सबके अलग अलग मतलब होते हैं। तो ये आपको एक बार फिजिकल ज्योग्राफी वाले फोल्डर पर जाके उसको देखना पड़ेगा। 23 वीडियोस का ये सेशन है, इसी चैनल पर बना हुआ है। आप कोर्स के अंदर में जाएंगे, इस वीडियो के कोर्स के अंदर में जाएंगे तो वहीं पर आपको दिख जाएगा। तो वो भी देख लेना भाई साहब, क्योंकि उनके बिना इस चैप्टर को समझना थोड़ा तो मुश्किल हो पा रहा होगा आपके लिए, मुझे तो समझ में आ रहा है ऐसा। बट ठीक है, वेदरिंग, इंटेंस लीचिंग हो रही है भाई साहब, मतलब कि यहाँ पर जो भी इसके ऊपरी सतह के, हम लोग लिखते हैं इसके ऊपरी सतह के जो भी लाइम और सिलिका है, लाइम प्लस सिलिका, ये सबके सब लाइम और सिलिका जो हैं, दीज आर कंप्लीटली लीच्ड, completely leached away from top soil। तो बचा क्या, अंदर का हिस्सा बचा क्या भैया, अंदर का हिस्सा बचा आयरन का, आयरन का बचा, बॉक्साइट का बचा, थोड़ा बहुत हिस्सा। तो हम लोग बोल रहे हैं कि आयरन ऑक्साइड्स और एल्यूमिनियम कंपोनेंट्स, यहां पर आयरन ऑक्साइड्स एंड एल्यूमिनियम कंपोनेंट्स आर एक्सपोज्ड। जब ऊपरी सॉइल खट गया, ऊपर का लाइम और सिलिका चला गया, तो नीचे से क्या बचा भाई साहब, सिर्फ आयरन एल्यूमिनियम बचा। भैया मेटेलिक मिनरल्स हैं ये सब, मेटेलिक मिनरल्स है तभी तो अंदर की तरफ धसे हुए थे, है ना। दीज आर मेटेलिक मिनरल्स, और मेटेलिक मिनरल्स एक्सपोज हो जाते हैं। यही हमारे लिए, चूंकि लाल रंग आयरन है, इसी वजह से यहां पर इसका रेड कलर है ना। इसका रेड कलर का होने का वजह यही है। हेंस इट इज ऑफ
रेड कलर, लाल रंग इसीलिए आता है भाई साहब इसका, है ना। और ये बेसिकली बॉक्साइट और फेरिक ऑक्साइड भी तो बढ़िया होगा ही, ये तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। रिच इन बॉक्साइट एंड आयरन। ज्यादातर काम नहीं इसका वैसे तो देखो ब्रिक्स बनाने के ही आता है, वो तो नीचे नीचे जो लीच होके नीचे पहुंच जाती है मिट्टियां, उस मिट्टी में थोड़े बहुत अगर हम देखो तो हम कह सकते हैं कि चलो यहाँ पर कोई फसल वगैरह उगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हिस्सा जितना भी तुम माउंटेन्स का टॉप एरियाज देखते हो, उन सभी टॉप एरियाज तुमको ज्यादातर जगहों पर लेटराइटिक सॉइल देखने को मिलता है, स्पेशली इन द सदर्न पोर्शन, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट तुम जाओगे तो वहां पर देखने को मिलेगा तुमको। अकरेंसेस की अगर हम बात करते हैं, अकरेंसेस, तो ये हमें कहां मिलता है? समिट्स पर मिलता है। समिट्स मतलब क्या होता है भाई? 1000 से 1500 मीटर के ऊपर की बात हो रही है यहां पर, है ना। समिट्स ऑफ वेस्टर्न घाट, समिट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, यहां पर देखने को मिलेगा। सबसे ऊंचे ऊंचे तक जाओगे तो यहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास में ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, फिर राजमहल हिल्स, कहाँ थे भाई राजमहल? गारो गैप हमने पढ़ा था, राजमहल हिल्स। इसके बाद हम लोग पढ़ सकते हैं जैसे विंध्यास हो गया, विंध्यास में मिलेगा तुम्हें ये विंध्यास। तो ये सबके समिट्स की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इनकी ऊंचाइयों की बात हो रही है। और विंध्यास के साथ साथ क्या, विंध्यास आया तो भाई सतपुड़ा भी आएगा, विंध्यास एंड सतपुड़ा। अच्छा, कुछ रीजन जो मालवा का है वो भी है, मालवा रीजन में भी देखने को मिल सकता है ये। तो यहां पर तुमको क्या मिलता है? लीस्ट सॉइल है ये, है ना, लेटराइटिक सॉइल मालवा रीजन में भी देखने को मिलता है। यहां पर हम लोग साफ साफ बोल सकते हैं कि दिस सॉइल लैक्स फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी, क्योंकि कोई न्यूट्रिशन है ही नहीं भाई साहब, है ना। लेकिन फिर भी अगर तुम बोलो कि अगर ये फर्टिलिटी तो नहीं है, लेकिन इफ इट इज इंटेंसिवली, बहुत ही ज्यादा तरीके से अगर तुम इसको इरिगेट कर दो, अगर ये इंटेंसिवली इरिगेटेड है, या फिर यहां पर बारिश हो रही है कैसे भी रीजन पे, या फिर यहां बारिश होती रहे, या फिर तुम यहां पर इंटेंसिवली इरिगेट कर दो, इसको पानी पहुंचा दो, तब तुम यहां पर ना कॉमर्शियल क्रॉपिंग कर सकते हो। इफ इट इज इंटेंसिवली इरिगेटेड, तो जितने भी तुम्हारे प्लांटेशन क्रॉप्स है ना वो यहां पर आ जाते हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स, जैसे कि प्लांटेशन क्रॉप्स में तुमको मिलेगा क्या भाई? टी, तुमको मिलेगा रबर, टी हो गया, रबर हो गया, कॉफी हो गया, कोकोनट हो गया, चिंकोना, ये सब देखने को मिल जाएगा, है ना। अच्छा, इसके अलावा तुम अगर बात करोगे तो तुम्हारे दो और प्लांट्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ट्रैपियोका और कैशियो नट्स। ट्रैपियोका प्लस कैशियो नट्स। अरे ट्रैपियोका क्या है भाई? अरे वो आलू जैसा दिखने वाला, अरे मीठे आलू जैसा दिखने वाला, अरे इसी से साबूदाना बनता है यार। ये ब्राज़ील से आया अपने यहाँ 17वीं सेंचुरी में, ट्रैपियोका। ये लोग इसको आजकल के टाइम पर फलाहारी बुलाते हैं ना, बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है कि भैया ये फलाहारी है ही नहीं। पहली बात तो ये कि इसका कोई भी फल जैसा कोई भी हिस्सा है ही नहीं, जो हम लोग खा रहे हैं वो फल नहीं है बेसिकली। तो ट्रैपियोका जो है वो ऐसे ही है, लेकिन जो ट्रैपियोका जो होता है ना, ये इसलिए इतना फेमस है कि ये ड्रॉट रेसिस्टेंट है, ड्रॉट रेसिस्टेंट है, और थोड़ा सा ये सलाइन टॉलरेंट होता है। मतलब सलाइन अगर सॉइल होगा ना तो भी ये उसको झेल लेता है, वहां पर भी ये बहुत अच्छे से उग जाता है। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं सलाइन टॉलरेंट है ये थोड़ा सा। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये डीपली रूटेड होते हैं, डीपली रूटेड होते हैं। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये कि गहराइयों में जाके पानी खींच लाते हैं वहां से, है ना। तो इनका जो कंटेंट है वो, मतलब इनका जो जड़ है वो इतना ज़्यादा है, तो ये इस तरीके से, प्लस ये ना लो न्यूट्रिशन पर भी पैदा हो सकते हैं और एसिडिक मीडियम को भी झेल सकते हैं। मतलब ये थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में भी झेल सकते हैं और ये लो न्यूट्रिशन पर भी पल बढ़ सकते हैं।
इसीलिए इस जगह पर हम लोग को ट्रैपियोका और कैश्यू नट्स भी देखने को मिलेंगे भाई। बट यहां पर हम लोग एक बात समझ सकते हैं कि मेजरली अगर हम लोग बात करें ना, तो मेजरली अगर हमसे कोई पूछता है तो हम यही बोलेंगे कि भाई देखो लेटराइटिक सॉइल जो होता है, लेटराइटिक सॉइल आर मेजरली यूज्ड फॉर ब्रिक्स। तो ब्रिक मेकिंग में ही इसका इस्तेमाल होता है ज्यादातर करके, है ना। लेकिन वही है कि टॉप में वही प्लांटेशन क्रॉप्स वगैरह थोड़ी बहुत जगह पर लगाओ, केरला वगैरह जाओगे तो वहां पर डेफिनेटली देखने को मिलेगा तुम्हें। अगला जो हमारा आता है वो आता है एरिड सॉइल, है ना। 5th नंबर पर हम जरा लिखते हैं, 5th नंबर पर हम लिखते हैं एरिड सॉइल। एरिड सॉइल, अच्छा एरिड सॉइल की अगर तुम बात करो मतलब सूखे जगह पर हो रहा है, सूखे जगह पर हो रहा है तो मतलब ये डिजर्ट वाले सॉइल्स होंगे, है ना। एरिड सॉइल का मतलब क्या है भाई, ये डिजर्ट वाले सॉइल्स हैं क्या? अरे हाँ भाई डिजर्ट वाले सॉइल हैं ये डिजर्ट वाले सॉइल है। अच्छा डिजर्ट वाले सॉइल जो भी होते हैं तुम अगर इनको ध्यान से देखोगे तो क्या ये सैंडी नेचर के होंगे क्या? अरे बोलो हाँ भाई हाँ, सैंडी नेचर। इसमें हम लोग बोलते क्या है कि यहाँ पर 90 से 95% जो होता है वो सैंड होता है, 5 से 10% ही यहाँ पर क्ले होता है ना। तो 90 से 95% सैंड और 5 से 10% क्ले होता है। यहां पर किसी भी प्रकार का ह्यूमस नहीं मिलेगा तुमको, है ना। तो यहां पर ह्यूमस तुमको पता है इतना सूखा पड़ रहा है और मतलब कोई ऑर्गेनिक कंपोनेंट होगा ही नहीं, तो तुम्हारे लिए ह्यूमस यहां पर बहुत कम होगा। ये बेसिकली सलाइन नेचर का होता है, पहली बात तो सलाइन नेचर का होगा। तो इन सभी की वजह से तुम्हें एरिड सॉइल जो है वो बेसिकली यहां पर सलाइन नेचर इसका वैसे तो देखो इतना ज्यादा हो जाता है कि जब भी अगर मान लो कहीं पानी है ना, समुद्र से एक तो ये चिपका हुआ होता है जगह, जैसे ही समुद्र का पानी यहाँ पर आता है वो तुमने प्लायास देखा होगा। प्लायास में क्या होता है कि जैसे ही वो पानी इवोपरेट होता है नीचे सिर्फ सफेद सफेद नमक बच जाता है, इतना सलाइन होते हैं ये सब। तो हम बोल रहे हैं सलाइन नेचर है, इसीलिए यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल सॉल्ट। जो हम लोग खाते हैं ना सॉल्ट, वो इन्हीं से निकलता है ना। वो दांडी मार्च वाला तुम्हें याद होगा कि वो मिट्टी का एक ऐसे गांधी जी ने उठा के बताया था। तो इसका अगर ऑकरेंस देखें तो कोस्टल रीजन्स पर हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, है ना। इसका ऑकरेंस जो है दे आर मोस्टली ऑन द कोस्टल रीजन भी होना चाहिए और थोड़ा सा एरिड रीजन मतलब वेस्टर्न साइड भी होना चाहिए। मतलब जहां पर हम लोग को ऑफशोर विंड्स दिख रही थी वहां पर, है ना, ऑफशोर और प्लस यहाँ पर क्या बोलते हैं कोस्टल रीजन। तो एग्जाम्पल में बेस्ट क्या आ जाएगा भाई, एग्जाम्पल में बेस्ट क्या आ जाएगा, रन ऑफ कच्छ, है ना। रन ऑफ कच्छ आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल सिंपल सा फंडा बनेगा यहाँ पर। तो बेसिकली अकरेंसेस कहाँ पर मिल रहा है फिर हमें, ये हमें मिल रहा है कहाँ पर, वेस्ट राजस्थान में मिल रहा है। अब ये तो कोई पूछने की बात ही नहीं है ना, वेस्ट राजस्थान है इसका, और क्या अकरेंस तो यही है। अब यहां पर हम लोग बोल रहे हैं ये ना नाइट्रोजन इसमें कम है, नाइट्रोजन नहीं पाया जाता यहां पर, मतलब नाइट्रेट्स नहीं है यहां पर। बट जो हमारा यहां पर फॉस्फेट होता है ना वो नॉर्मल है। फॉस्फेट की क्वांटिटी जो होती है वो नॉर्मल होती है, जितना एल्यूवियल सॉइल वगैरह में पाई जाती है उतना यहां पर भी फॉस्फेट मिल जाता है हमें। इसीलिए यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि अगर वैसे तो देखा नाइट्रोजन तो नहीं है बट कई बार समटाइम्स फ्यू नाइट्रेट्स आर फाउंड, ऐसा हम बोल सकते हैं, फ्यू नाइट्रेट्स आर फाउंड। तो ऐसे स्पेशल सिचुएशंस में अगर फॉस्फेट भी है नाइट्रेट भी है, इसमें हम लोगों ने अगर थोड़ा सा वाटर कहीं से और दे दिया है ना, इसको अगर इरिगेट कर दिया हमने, तो यहाँ पर कई बार थोड़े मोड़े से मतलब आप बोल सकते हो कि मतलब ड्रॉट रेसिस्टेंट या फिर सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स जो होते हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये लिटिल फर्टाइल बन जाता है, लिटिल फर्टाइल। और इसके वजह से यहाँ पर छोटे मोटे जैसे कॉटन हो गया, मेज हो गया,
ये सारे ग्रो कर जाते हैं ना। कॉटन, मेज, डेट्स की हम बात कर सकते हैं, डेट्स, ये सब यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, है ना। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, सॉल्ट रेसिस्टेंट होते हैं, सॉल्ट रेसिस्टेंट या ड्रॉट रेसिस्टेंट। ये सब थोड़े थोड़े से मिल जाते हैं ना। तो यहाँ पर मेज, बार्ली भी लिख सकते हो यहाँ पर, बार्ली, मेज, कॉटन, डेट्स, ये सब हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, इतनी बातें अगर हमारी हो गई तो इसके बाद जरा हम लोग अपने अब कहाँ पहुँचते हैं भाई, अपने 6th नंबर पर पहुँचते हैं। 6th नंबर पर हम जरा लिखते हैं सलाइन सॉइल। 6th नंबर पर है हमारे लिए क्या, सलाइन सॉइल। सलाइन सॉइल के बारे में जरा हम बात करके देख लेते हैं भाई एक बार। यहां पर हमारे लिए सलाइन सॉइल क्या कहता है, ये बेसिकली सलाइन सॉइल को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कलाइन सॉइल बोलते हैं, अल्कलाइन सॉइल। अच्छा, एक ना हमारा बड़ा ही एंशिएंट वे है बताने का, उसारा और उर्वरा, है ना। उसारा और उर्वरा, जो उसारा होते हैं दे आर मोस्टली नॉन फर्टाइल सॉइल, और जो उर्वरा होते हैं दे आर मोस्टली फर्टाइल सॉइल। तो उसारा और उर्वरा में दीज आर नॉन फर्टाइल, हेंस दे आर आल्सो नोन एज उसारा सॉइल, है ना। इसको हम लोग फेमसली उसारा के नाम से भी जानते हैं। तो उसारा बोलते थे, सलाइन सॉइल्स हैं यहाँ पर हमारे लिए, है ना। अब ये जो उसारा है, यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, इसका ठीक ठाक अमाउंट देखने को मिल जाता है ना। इसका ठीक ठाक अमाउंट देखने को हमें मिल जाएगा। लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम and potassium from unfragmented rocks. देखो ये सलाइन सॉइल है तुम्हारे लिए, सबसे पहले बता देता हूं, सलाइन सॉइल जो होते हैं यहां पर आराम से तुम्हारा नाइट्रोजन और कैल्शियम नहीं मिलता है ना। यहां पर सिर्फ क्या नहीं मिलेगा तुम्हें, नाइट्रोजन एंड कैल्शियम नहीं मिलेगा, लेकिन इसी के वजह से ये फर्टाइल नहीं हो पाते हैं, है ना। ये फर्टाइल नहीं हो पाते हैं और इसीलिए दे आर इनफर्टाइल। यहां पर कोई वेजिटेशन का ग्रोथ नहीं मिलता है, ये है इनफर्टाइल। और यहां पर वेजिटेशन ग्रोथ जो है वो नील बटे सन्नाटा है, वेजिटेशन ग्रोथ नहीं होता है यहां पर, ये बात याद रखना, है ना। यहां पर हम लोग बोलते हैं कि सॉइल जो है ना, वो सॉइल जो है वो इनप्रैग्नेटेड है ना। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, सॉइल जो है, सॉइल इज इम्प्रैग्नेटेड। यहां मतलब समझना इनप्रैग्नेटेड का मतलब क्या है। इनप्रैग्नेटेड का मतलब होता है कि इस पूरे सॉइल के ऊपर ना एक लेयर बिछ जाती है, किसकी, नमक की एक लेयर बिछ जाती है, इसीलिए इसके टॉप सॉइल में नमक बहुत पाया जाता है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, सैलाइन सॉइल बोल देते हैं हम लोग। तो इनप्रैग्नेटेड मतलब, इसका मतलब ये है कि जो इसका बिल्कुल ऊपरी सतह है, इट इज बेसिकली कवर्ड विथ सॉइल। तो हम लोग इसका लिख सकते हैं कि टॉप लेयर इज सैचुरेटेड विथ सॉल्ट। नमक जो है वो इसके सबसे टॉप लेयर पर हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली हम लोग इसको ना दो रीजन्स में दिखा सकते हैं भाई साहब, इसको दो रीजन्स में हम दिखा सकते हैं। और दो रीजन कौन कौन से होते हैं हम जरा समझते हैं इस चीज को। हम लिखते हैं कि इट अकर्स इन टू रीजन्स। कौन कौन सा है, देखो एक रीजन तो हमें बहुत शानदार तरीके से पता है, जहां पर वाटर टेबल बहुत कम है ना। पहला हम लोग लिखते हैं क्या, रीजन्स ऑफ लो वाटर टेबल, रीजन्स ऑफ लो वाटर टेबल, है ना। ये क्या है, जहां पर ड्रेनेज पुअर होता है यार, जहां पर सॉइल जो सॉल्ट है ना वो पर्कुलेट होकर सब सॉइल तक पहुंच जाए, और वो वाला रीजन हो सकता है। और दूसरा, जैसे ऐसा भी हम बोल सकते हैं, एक ऐसा रीजन जहां पर, बहुत सिंपल बताता हूं तुम्हें, इससे तुम तुरंत ही समझ जाओगे, जहां पर इवोपोरेशन इज मोर देन प्रेसिपिटेशन।
तो जब पानी पानी पूरा उड़ गया तो बचा क्या नीचे, सॉल्ट बचा भैया। तो एक तो ये है, और दूसरा रीजन जो तुम्हारे लिए देखने को मिलता है वो मिलता है रीजन ऑफ हाई वाटर टेबल। अब तुम बोलोगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है, रीजन ऑफ हाई वाटर टेबल कैसे हो सकता है? हम बोलते हैं जहां पर पानी ज्यादा जमावट हो जाती है ना, उस पानी का जहां जमावड़ा ज्यादा हो गया, अब वहां पर क्या होता है कि सॉइल्स के अंदर ही अंदर ना एक पतली पतली वेन्स बन जाती है, खोखली वेन्स। वो वेन्स पर कैपिलरी एक्शन की वजह से सारा का सारा नमक जो है वो ऊपर की तरफ खिंच जाता है। अगर उनका बेस जो है वो सलाइन है तो वो सारे के सारे नमक को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। जैसे कि वो जो रूट्स होते हैं, रूट्स पानी को खींचते हैं ना अपने तरफ पूरा का पूरा ऊपर, वैसे ही समझ लो कैपिलरी एक्शन यहाँ पर भी होता है। और इन कैपिलरी एक्शंस के थ्रू यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा, हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, कैपिलरी एक्शन के थ्रू तुमको यहाँ पर सॉल्ट जो है, सॉल्ट ऊपर देखने को मिलेगा। यहाँ पर सॉल्ट बढ़ जाता है ना, यहाँ पर सॉल्ट हमारे लिए बढ़ जा रहा है। अगर हम लोग इसको ठीक है भाई, तो अब हम लोग यहां पर जरा समझते हैं, यहां पर ड्रेनेज तो सही है ना, इसी को हम लोग वैसे तो देखा जाए तो कैपिलरी एक्शन भी बोलते हैं। कैपिलरी एक्शन, सॉल्ट इसके वजह से बढ़ जा रहा है, ठीक है भाई, सॉल्ट मूव्स अप, तो ये हमने समझ लिया एक तो। और इसी के साथ साथ बेटा जो हमारा लास्ट सॉइल है ना, वो आता है बेसिकली हमारे लिए अच्छा नहीं, इसके लिए वैसे तो अगर ऑकरेंसेस की बात करोगे तुमको एरिड और सेमी एरिड रीजन में मिलेगा, जहां पर वाटर टेबल ज़्यादा है। तो तुम्हारे लिए जो भी वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल रेंज है, जैसे सुंदरबन एरिया है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, इन सब जगहों पर तुमको देखने को मिलेगा। अब इसी तरीके से रन ऑफ कच्छ में भी तुमको देखने को मिलेगा थोड़ा थोड़ा सा ये। इसके अलावा बेटा जो सातवां आता है वो आता है पीटी सॉइल, है ना, ये सातवां जो है हमारे लिए वो क्या है भाई, पीटी सॉइल है। तो पीटी सॉइल को जरा हम एक बार समझ लेते हैं, बस वही हमारे लिए आखिरी हो जाएगा भाई। 7वें नंबर पर हम लिखते हैं पीटी सॉइल। पीटी सॉइल क्या है भाई? पीटी सॉइल हम लोग बोलते हैं जहां पर भी हैवी रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी हो जाए, हैवी रेनफॉल प्लस हाई ह्यूमिडिटी हो जाए, वहीं पर हम लोग को क्या मिल जाता है, पीटी सॉइल देखने को मिल जाएगा भाई, है ना। अब इससे क्या होगा, इससे वेजिटेशन ग्रोथ तो काफी बढ़ जाता है, वेजिटेशन ग्रोथ जो है वो काफी हद तक बढ़ जाएगा भाई साहब, वेजिटेशन ग्रोथ डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जो इसका ऑर्गेनिक होराइजन है वो भी बढ़ जाता है ना। वो तो जाहिर सी बात है ना, देखो जब भी वेजिटेशन ग्रोथ बढ़ेगा तो तुम्हारा ऑर्गेनिक कंटेंट भी तो बढ़ेगा, तो ऑर्गेनिक होराइजन अपने आप ही बढ़ जा रहा है भाई, इसका ऑर्गेनिक होराइजन अपने आप बढ़ जा रहा है इसका। तो हैवी रेनफॉल वाले रीजन्स पर देखने को मिलता है। बस यहाँ पर पोटैश और फॉस्फेट्स दोनों कम होते हैं हमारे पास में, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि यहाँ पर पोटैश प्लस फॉस्फेट दोनों पीस जो होते हैं वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। मतलब पीटी में दोनों पी एब्सेंट हैं, इस तरीके से याद कर सकते हो कि जो पीटी है, पी से है, उसमें सारे के सारे ऐसे ही हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ह्यूमस कभी कभी 40 से 50% भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर कई बार तुम्हें देखने को मिलेगा बस कि थोड़ा सा सलाइन कंटेंट यहाँ पर ज़्यादा होता है पीटी सॉइल में, है ना। पीटी सॉइल में सलाइन कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ इसी का सलाइन कंटेंट के ही साथ साथ यहाँ पर तुमको एक और चीज़ देखने को मिलेगा, थोड़ा सा एसिडिक नेचर भी होता है इसका। लेकिन एसिडिक नेचर और इन सब के होने के साथ साथ तुम देखोगे कि रेनी सीजन में क्या होता है, ये रेनी सीजन में ये ना अंडर वाटर होता है, अंडर वाटर। अरे जैसे तुम्हारा तराई रीजन है ना, तराई रीजन का ही तो एग्जांपल है ये रेनी सीजन में। और जब यहाँ पर ड्राई सीजन होता है तो ड्राई सीजन के टाइम पर क्या होगा, ड्राई सीजन के टाइम पर तुम्हारे लिए ये पैडी कल्टीवेशन में काम आता है ना। अरे चावल खेती करते हैं यहाँ पर मस्त एकदम, पैडी कल्टीवेशन। ड्राई सीजन में जब पानी थोड़ा और नीचे चला जाता है तो पैडी कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल फिट हो जाता है ये। तो ये है आपका पीटी सॉइल। अब इसके ऑकरेंसेस की हम बात करेंगे तो तुम्हारा पूरा तराई रीजन जो है वो वहीं आएगा, है ना। ऑकरेंसेस यहीं पर लिख देता हूं मैं। ऑकरेंसेस में एक तो तुम्हारा पूरा तराई रीजन आ गया, हाँ वही तुम्हारा यूपी बिहार वाला जो रीजन है, पूरा नेपाल का बॉर्डर वाला तराई रीजन वो आ गया। और यहाँ पर तुम्हारा एक केरला के साइड में तुम अगर चढ़ोगे तो यहाँ पर एक मिलता है कोट्टायम और प्लस अलाफूजा। इन सब में क्या होता है ना, बैक वाटर्स आते हैं, बैक वाटर्स।
बैक वाटर्स, तो कयाल्स जिनको बोलते हैं बैक वाटर्स को, तो यहां पर जो है ना ये ज्यादा कंटेंट, यहाँ पर सलाइन कंटेंट पर वापस आ जाता है, यहाँ पर भी पैडी कल्टीवेशन के काम में आता है ये कोटायम और अलाफूजा, तो ये बेसिकली ऑकरेंसेज हैं इसके। और फाइनली हमारे लिए लास्ट जो आता है वो आता है फॉरेस्ट सॉइल। तो फॉरेस्ट सॉइल के बारे में हम बस एक चीज लिख लेते हैं और वहां से हमारा सारा का सारा कंटेंट क्लियर हो जाएगा भाई। 8th नंबर पर हम लास्ट लिखते हैं यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट सॉइल। यही हमारे लिए आखिरी चीज है। हम लोग बोलते हैं कि ये कहाँ पाया जाएगा भाई, ये तो वैसे ही बना दिया गया है, बस ऑब्वियस सी बात है भाई, फॉरेस्ट एरियाज में पाया जाएगा। और कहाँ पर, फॉरेस्ट एरियाज में पाया जा रहा है। फॉरेस्ट एरिया लेकिन कहाँ पर, जहां पर रेनफॉल, अच्छा फॉरेस्ट भी वहीं पर होगा जहां पर रेनफॉल सफिशिएंट हो रहा होगा, रेनफॉल इज सफिशिएंट। बस ये उस रीजन की बात कर रहे हैं, उस रीजन की बात कर रहे हैं ये फॉरेस्ट सॉइल में, जो कि थोड़ा सा हाइटेड है ना, माउंटेनियस एरियाज पर है। तो ये बेसिकली ये कहां पर मिल रहा है हमें, ये हमें मिल रहा है माउंटेन्स पर मिल रहा है। माउंटेनियस एरियाज में देखने को मिल रही है हमें, और ये कुछ ना लोमी और सिल्टी दोनों होते हैं। देखो मैं बताता हूं, जैसे मान लो कि तुम जब अपलैंड्स पर जा रहे हो, यहां पर भी अपलैंड्स पर जाओगे, तुम ऊपरी सतह पर जाओगे, वही सेम चीज होगा। अपलैंड्स पर तुमको इनफर्टाइल कोर्स ग्रेन्ड मिलेगा, क्या हो रहा है ये, इनफर्टाइल और कोर्स ग्रेन्ड मिलेगा। अरे जैसे वो लेटराइट सॉइल मिल रहा था, और जैसे ही तुम यहां पर वैली में आओगे, वैली में जैसे ही आते हो, तुमको यहां पर क्या मिलेगा, लोमी और सिल्टी सॉइल, फर्टाइल मिलेगा। यहीं पर खूब बढ़िया तुम्हारे क्या बोलते हैं, माउंटेनियस एरिया में अच्छे खासे फॉरेस्ट मिलेंगे तुम्हें, है ना। तो यही सारी चीजें थी अपने पास में। फिर इसके बाद में तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में सॉइल डिग्रेडेशन के बारे में लिखा है। सॉइल डिग्रेडेशन मतलब जब भी टॉप सॉइल जो है वो डिक्लाइन हो जाए, मतलब उसका इरोजन हो जाए, टॉप सॉइल का न्यूट्रिशन कंटेंट सॉइल की कम हो जाए, उसी को हम लोग सॉइल डिग्रेडेशन बोलते हैं। अब इन सब चीज़ों को सही तरीके से हम एक तरीके से और समझ सकते हैं सॉइल इरोजन के नाम पर। सॉइल इरोजन में भी यही है कि अगर उसका टॉप सॉइल डिस्ट्रक्ट हो जाए, सारे के सारे न्यूट्रिशन चले जाए, इसी को सॉइल इरोजन बोलते हैं। और इन सब चीज़ों को हम कैसे सही कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हमें सही करने के लिए कंजर्वेशन करना पड़ेगा। मतलब कि कई बार तुमने देखा होगा उसमें कॉन्टूर बंडिंग लिखा है और उसमें तुम्हारा कॉन्टूर टेरेसिंग लिखा है। तो जैसे ना ये सारे मेथड्स नहीं होते कि तुम्हारा स्लोप पहले ऐसे था तो सारा कुछ बह जाता था, तो तुमने क्या किया, इसको तुमने एक तो लेयर बाय लेयर बता दिया, और यहां पर तुमने क्या किया, ऐसे ऐसे एक रीजन्स डिफाइन कर दिए, जिससे कि अब तुम्हारे सारे के सारे घास या फिर जो भी तुम उगाते हो वो यहां पर सारा का सारा न्यूट्रिशन स्टोर रहे, ये बह के कहीं नहीं जाएगा, है ना। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, काउंटूर बंडिंग बोलते हैं। तो ऐसे ही कुछ हम लोगों ने कंजर्वेशन मेजर्स वगैरह ले लिए, सॉइल कंजर्वेशन की बात कर ली। और यहाँ पर जैसे गली प्लगिंग के नाम पर है ना, एक जैसे तुमने और दिया है कि कैसे बचा सकते हो, तो हमने बोला कि भाई गली प्लगिंग क्या होता है। जैसे मान लो कोई भी एक जमीन है हमारे पास में, ऐसा कुछ, ये वाला जो रीजन है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पहाड़ है और इधर से पूरा गली इरोजन हो चुका है, तो हम क्या करेंगे ना, यहीं पर बहुत सारे पत्थर लगा देंगे, यहीं पर क्या करेंगे, गली प्लगिंग कर देंगे भाई साहब, प्लगिंग कर देंगे, तो अब ये इसके आगे इरोड फर्दर नहीं होगा। तो ऐसे ही बड़े सारे कंजर्वेशन मेजर्स हम लोग ले सकते हैं, इन्हीं सब के बारे में इसमें आगे लिखा हुआ है, बट नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। यहीं पर तुम्हारा इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा नेचुरल हैजार्ड्स वगैरह पर लेकर है, बट वो आपके डिजास्टर मैनेजमेंट का मेजरली पोर्शन है, तो आप उसको चाहो तो अवॉइड वैसे मत करना, पढ़ लेना उसको भी, बट वो लास्ट चैप्टर होगा हमारा, उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे, और यहाँ तक भी तुम लोग इसको खत्म कर सकते हो, इंडियन ज्योग्राफी को समाप्त मान सकते हो। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। यहाँ पर होता है हमारा इंडियन ज्योग्राफी समाप्त। एक बार जोरदार तालियां हो जाए बेटा, नीचे 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 कमेंट सेक्शन में जोरदार तालियां, और अपने ऊपर प्राउड फील करना, मेरे तरफ से 2-4 थपकियां पीठ पर लगा लेना, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।